what is important for today's class is how will we begin with the preparation of this examination. हम परीक्षा की तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए किस टाइप का एटीट्यूड रिक्वायर्ड है. एक बेसिक डिफरेंस होता है एटीट्यूड और बिहेवियर में, है ना. कैन समवन सजेस्ट कि एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है? एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या लगता है आपको? हाँ. एटीट्यूड इंसान का नॉर्मली हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और इन सेंस ऑफ पर्सन कैसा है वो, कोई एरोगेंट हो सकता है, कोई शांत स्वभाव हो सकता है. आई थिंक सो. अच्छा. एनीवन एल्स? व्हाट डू यू फील? बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड. ओके. बिहेवियर डोमिनेंट है और एटीट्यूड जो है, मतलब बिहेवियर डोमिनेंट है और एटीट्यूड चेंज हो सकता है एज पर बिहेवियर. ओके. समटाइम्स क्या होता है ना, किसी चीज को लेके अगर हम किसी चीज को नहीं जानते तो हम उसका एक मतलब एक अवधारणा बना लेते हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा. रियलिटी हाँ. तो वो चीज चेंज भी हो सकता है, रियलिटी में चेंज हो जाता है, तो हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है. ओके. ऑनलाइन में कोई एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या डिफरेंस है? हम जो व्यवहार करते हैं जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं. इसका कारण है हम इस एग्जाम में क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि इस एग्जाम के लिए जो हमारा एटीट्यूड है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. एग्जाम के लिए जो हम बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए एटीट्यूड मैटर्स. देखा जाए तो एटीट्यूड जो होता है ना, दैट गवर्न्स द बिहेवियर. हम उल्टा सोच रहे थे कि बिहेवियर, एटीट्यूड डिसाइड करता है कि बिहेवियर कैसा होगा. जैसे क्या है कि मैं एग्जाम को लेके जिस एटीट्यूड को लेके चला हूं वही डिसाइड करेगा कि वेदर आई विल बी सक्सीडेड और नॉट. इसके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है. एग्जाम, या हम सोचते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है, जो इस एग्जाम के थ्रू हम बनते हैं, इस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए हमारा मोटिवेशन है मेनली, है ना. देखा जाए तो हमको सिविल सर्विसेज एग्जाम से मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे? पोस्ट से. ब्यूरोक्रेट बनना है हमको, उससे मतलब है. अब इस पोस्ट का अगर इसको और डिडक्ट करें तो इस पोस्ट के पीछे 3-4 चीज रीजन हो सकता है. एक है पावर, दूसरा है प्रेस्टीज, गरिमा का विषय है प्रेस्टीज, पावर मिलता है, प्रेस्टीज है, और तीसरा है मनी. isn't it? मैं इसको तोड़ के देख रहा हूं. मेरे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए क्या है, वो पोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर मैं उस पोस्ट के नीचे भी सोचूं तो हो सकता है या तो मैं पावर के लिए जाऊं, या तो प्रेस्टीज के लिए जाऊं, या मनी के लिए जाऊं, और एक और चीज हो सकता है शांति के लिए, पीस, है ना, शांति के लिए. तो शांति के लिए जाना है तो मरने से भी शांति आ जाती है, या तो मेडिटेशन से भी आ जाती है ना. कौन इतना हेडेक पाले यार, इतने हजार जनता रहेगी, लाखों जनता रहेगी, अचानक से कोई वीआईपी आ जाएगा, उसको फिर मैनेज करना लगेगा, और कोई एक गलती हो गई तो सस्पेंडेड, है ना. तो पीस तो डेफिनेटली नहीं है, बहुत ज्यादा तो पीस नहीं है, क्योंकि हम ऐसे पोस्ट में बैठे हैं जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों की है ना. तो आप तो आइडल बैठ नहीं सकते, दैट्स फॉर श्योर. तो पीस के लिए तो हम कार्य नहीं कर रहे, ये तो है, क्योंकि पीस के लिए कार्य करना है ना, तो ये एग्जाम की भी जरूरत नहीं है. हम एक और रूट से जा सकते हैं, सिंपली कौन सा, मेडिटेशन, और चले गए हिमालय में, है ना, पीस मिल जाएगा अपने को. पर एक्चुअल में देखा जाए ना, हम मोस्ट ऑफ द पीपल ना यही 3 के पीछे भागते हैं. यस प्लीज हैव अ सीट.
मोस्ट ऑफ द हम लोगों का जो फोकस रहता है ये पावर, प्रेस्टीज और मनी के पीछे ही हम रहते हैं। वैसे आपका कोई बता सकते हो? हाँ। मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे मेरा मतलब मैंने सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन है वो हाँ। बहुत सोच समझ के मतलब ट्राई। हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी जो है वो सूट बेसिकली इंडियन पुलिस सर्विस को। हम्म। फर्स्ट तो मैं इंस्पायर्ड हूँ अपने नानी पापा से जो ऑलरेडी आईपीएस हैं। एंड देन उसके बाद सर मैंने रियलाइज किया कि जो इंडियन पुलिस सर्विस है उसमें वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन काफी। अच्छा। लास्ट ईयर मैंने देखा था 200 सीट में लगभग 50 वुमेन कैंडिडेट्स। ओके। वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसके साथ साथ जो विमेन होती है उनके साथ जो भी क्राइम होता है, असॉल्ट होता है basically, तो वो एक मतलब जैसे गाँव की महिलाएं हैं वो किसी मैन के साथ शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाती है, वो कंप्लीट बात बताएं। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में मुझे कॉन्ट्रीब्यूट। तो आप मेनली आप चाहते हैं जैसे विमेन रिप्रेजेंटेशन और एम्पावरमेंट, है ना? ये भी हो सकता है विमेन एम्पावरमेंट एक रीजन हो कि हम इसके लिए जाना चाहते हैं, इस एग्जाम के लिए। ये अच्छी बात है ना? वैसे हम हमेशा से ये सब तीनों बात को ना हाइड करके रखे रहते हैं। हम क्या क्या बताते हैं, हमारा जो सबसे फेवरेट वर्ड है, हम सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं, सोसाइटी का सर्व करना चाहते हैं, हम यही बताते हैं। क्योंकि हम अंदर में जो रहता है हमको खुद नहीं मालूम रहता, पर एक्चुअल में हम बताते यही है कि मुझे आई वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है हमारे माइंड में। हम ऑनेस्ट रहे ना अपने लिए। हाँ एग्जैक्टली, हम अपने लिए ऑनेस्ट रहे कि भाई पावर मिलता है, प्रेस्टीज मिलता है ना? क्योंकि देखो, अगर मुझे बस पैसा चाहिए तो मैं बिजनेसमैन बनूं। पैसा चाहिए तो देखा जाए तो आईएएस आईपीएस का 1.5-2 लाख का सैलरी से आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ यस प्लीज, है ना? तो क्योंकि जितना महंगाई बढ़ जाती है उससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो पैसे के लिए तो अगर मैं आ रहा हूं तो वो उतना ज्यादा कुछ नहीं है। आप 2 नंबर की बात नहीं कर रहा ना, एक ही नंबर की बात कर रहा ना। तो एज सच मनी ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, पर एक चीज होता है वो पावर। अब पावर 2 चीजों के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे क्या है, पावर एक तो अटैक के लिए चाहिए रहता है और होता है दूसरा डिफेंस के लिए। और 2 चीज के लिए चाहिए रहता है, या तो हम अटैक करें या डिफेंस करें। तो आपको पावर क्यों चाहिए? हाँ, ये सही रीजन है। किसी को अगर पावर रिक्वायर्ड है ना तो डिफेंस के लिए होना चाहिए। पर ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है और वो चाहते हैं कि हम बन जाए, इसके बाद बताएंगे सामने वाले को। वो जैसे धड़कन वाला जो है ना, उसमें वो रिच इसलिए बनता है ताकि सामने वाले को पुअर कर सके, है ना? तो क्या है, अटैकिंग भी हो सकता है हमारा रीजन कि हमको पावर इसलिए चाहिए कि हम अटैक करें। जिसने जिसने मुझे परेशान किया है लाइफ में, मैं सबको दिखाऊंगा और फिर मैं देखूंगा कि अगर कोई बिजनेस चला रहा है उसको तोड़वा दूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा मैं, है ना? ये पावर का मिसयूज होने लग जाता है। हम स्टार्ट करते हैं हमेशा से डिफेंस से, पर लेटर ऑन हम किस में चले जाते हैं? अटैक में। ये होता है और यहीं पे अपने आप को रोकना रहता है। तो ठीक है, डिफेंस के लिए हमेशा से पावर होना चाहिए। इनफैक्ट ना, ये जॉब इसलिए विमेन को खासकर इसलिए रिक्वायर्ड होता है सो दैट वी शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, है ना? पहला तो यही होता है यार। और नॉट ओनली विमेन के लिए, मेन के लिए भी ऐसा होता है। अब मैं कहीं पे शांति से रहना चाहता हूं, मेरे बगल में नेबर है जो उसे स्पीकर बजाता है, फिर इसके बाद रात भर उन लोग हुल्लड़ बाजी करते हैं। मैं अपना घर तो चेंज नहीं कर सकता। मैं कंप्लेन करता हूं पर वो बहुत बड़ा दादा है ना, बाहुबली टाइप का है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे कंडीशन में आई फील लाइक आई शुड बी पावरफुल। इतना तो हो कि मैं अपने आप को बचा सकूं। कई बार ऐसा होता है कि आप गलत नहीं रहते फिर भी आप कंप्रोमाइज कर लेते हो क्योंकि आपको लाइफ सेव करना है। आपने गाड़ी सेफली चला रहे थे, कोई आके हिट कर दिया, उसने वो आपके ऊपर चढ़ गया, आपसे पैसा लेके चला गया। कितना फ्रस्ट्रेशन आता है कई बार अंदर से। उस समय आपको फील होता है कि आई शुड बी पावरफुल। तो पैसे से तो आपका काम हो जाता है थोड़ा बहुत, पैसे तो आपको निकाल ही लोगे, चाहे आप बिजनेस करो या ब्रोकरेज करो या कुछ भी करो। पैसे एक्चुअली देखा जाए तो आईएएस आईपीएस से बहुत ज्यादा पैसे दूसरी चीजों में है, जैसे जनता पार्टी बनाने में, है ना? तो सब में पैसे हैं। बट द थिंग इज दैट कि पावर जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जब हमको मिलता है ना,
उसका एक अलग वैल्यू है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मतलब उस पोस्ट का पावर, है ना, उस पोस्ट का पावर। और इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। कई बार ऐसा हमको पता भी नहीं है, पर हम इसीलिए पढ़ाई करते हैं। सेकंड होता है प्रेस्टीज। अब कई बार लोगों के पास पैसे होते हुए भी प्रेस्टीज नहीं रहता। जैसे क्या है, अगर अदानी या अंबानी कहीं पे लैंड एक्विजिशन करवाएंगे तो आईएएस उनके पास नहीं जाएगा। आईएएस के पास, आइडियली देखा जाए तो आईएएस के पास वो आएंगे, एप्लीकेशन देंगे कि मुझे इस एरिया का लैंड चाहिए। गेटिंग इट? आइडियली ये है। तो इट मीन्स कि आपका पावर एंड प्रेस्टीज इस लेवल पे है कि मनी कैन नॉट वैल्यू योर पावर एंड प्रेस्टीज और पोस्ट। हाँ, होता है ना, मैं बताया ना, इसलिए तुम्हें बोला। आइडियली क्या केस है? आइडियली ये है कि बिजनेसमैन जाएंगे किनके पास? कलेक्ट्रेट में जाएंगे, अप्लाई करेंगे और उसके बाद परमिशन मिले ना मिले उनके ऊपर है। आइडियली ये सिचुएशन है। देखा जाए अगर आईएएस स्टेशन में रहे कि मैं नहीं जाऊंगा तो उनको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। समझ ना? तो ये होता है पावर एंड प्रेस्टीज। और प्रेस्टीज में एक और चीज होता है कि मैं जैसे ही बन जाता हूं ना आईएएस आईपीएस, या मैं डीएसपी डीसी बन जाता हूं, उसके बाद मेरे को दूर दूर के रिश्तेदार बताएंगे कि ये मेरा जो भतीजा है वो है डीएसपी या आईएएस या आईपीएस। दूर दूर के लोग बताने लगेंगे। मतलब वो आपको अपने से एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे, है ना? इट विल हैपन। और इसमें कोई गलत नहीं है ना? हम भी कोशिश करते हैं कि जैसे ही हम किसी अच्छे पोस्ट वाले पर्सन या अच्छे सेलिब्रिटी के पास जाते हैं तो हम बताते हैं अरे तो मेरा ये है करके। भले वो मेरे को नहीं पहचानता पर हम उसको पहचानने लग जाता है। इट हैपन्स। और यही तो है, जब लोग आपको अपने से एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स आप उस वैल्यू के हो। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। वो हर एक पोस्ट के साथ नहीं मिलता और वो इस पोस्ट के साथ मिलता है। तो देखा जाए तो ये जो हम तैयारी कर रहे हैं वो या तो पावर के लिए है या प्रेस्टीज के लिए है, और देखा जाए तो मनी के लिए भी है। क्योंकि मैंने बताया भले सैलरी इतना है पर इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, है ना, कि आपको अपने पैसे से, पॉकेट से एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैवलिंग और सारा चीज के, हर चीज के लिए आपके सर्वेंट्स वगैरह हैं तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। पर मैं ये बताना चाह रहा था, अगर मैं ये चीज को लेके एग्जाम में बैठता हूं ना तो मैं गलत हूं। मैं यही बताना चाह रहा हूं। हम नॉर्मली क्या है, इन सब चीजों को लेके चलते हैं। आप ना एक चीज लेके चलो, जब हम एग्जाम में कोई चीज को लेके चलते हैं तो हमेशा से एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब क्या है? फर्स्ट, जैसे क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, हम बोलते हैं कि कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर का मेन रोल क्या रहता है? पीस, शांति व्यवस्था मेंटेन करना, इजंट इट? तो देखा जाए अगर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो एरिया है वो पीसफुल है ना, तब आप डेवलप कर पाओगे। अगर पीसफुल नहीं है तो डेवलप कर ही नहीं सकते। आप हमेशा से फायर फाइटिंग में लगे रहोगे। जैसे कहीं पे दंगे होते रहते हैं तो आप कहां से कोई योजना चालू करा पाओगे यार? पहले तो आप फायर फाइटिंग में लगे रहोगे। तो क्या है, अभी पूरे कंट्री में क्यों प्रॉब्लम आया? क्योंकि पीसफुल नहीं है हमारा कंट्री। क्यों नहीं है? क्योंकि ईरान में वॉर चल रहा है, वहां पे वॉर चल रहा है, इसके कारण से पूरा वर्ल्ड जो है उसको सफर करना पड़ रहा है। हो सकता है यहां पे किसी का जॉब लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो ईरान में वॉर चल रहा है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए ना, अगर मेरा एरिया पीसफुल नहीं है, वो मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हर्ट करेगा, है ना? और अगर मेरा एरिया पीसफुल है तो मेरे मन में भी शांति रहेगी, है ना? सेकंड एक चीज होता है, वो है नॉलेज। मुझे इसको जानना है ना? जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसको जानना है, क्योंकि इन एनी केस ये हेल्प करेगा हमको इन फ्यूचर या प्रेजेंट में, ये हेल्प करेगा। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। तो सब्जेक्ट्स को हम कभी भी एसोसिएट करेंगे कि इसका नॉलेज मिलने के बाद मैं ये करूंगा, वो सेकेंडरी है, उसका एप्लीकेशन सेकेंडरी है। पर फर्स्ट मुझे सब्जेक्ट को जानना है। हाँ, ये भी होता है कि जब तक हम एंड रिजल्ट नहीं देखते, मोटिवेशन नहीं आता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो हम सोचते हैं कि एम्प्लॉयमेंट होने के लिए हम पढ़ रहे हैं, और इतना ज्यादा हम प्रेशराइज्ड हो जाते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए या किसी भी चीज को, स्किल को गेन करने के लिए, कि हम उसको सही ढंग से समझ ही नहीं पाते। हम सीधा फाइनल पे जाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को आप ये लाइन को नहीं समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है, मैंने एआई को यूज करना चालू किया और एआई को यूज करके मैं सीधा किस में चला गया? उसके एप्लीकेशन में, और उसके बाद मैं रिजल्ट्स निकालने लग गया।
मुझे लगा कि मैं एआई को बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूं और मुझे भी एआई आ गया, पर मैं एआई का यूजर हूं, एआई का क्रिएटर नहीं हूं, isn't it? मैं एक एआई का बस यूजर हुआ। तो मैं एंड रिजल्ट पे जल्दी जाता हूं, मुझे बीच के प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। जैसे है ना, आप जब ना कोई फॉर्म को साइन करते हो तो ना जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको बस क्लिक करके आगे बढ़ जाते हो, वही वाली चीज है। एंड रिजल्ट पे अपने को जाना। तो बताने का पर्पस ये था कि अगर मैं सोसाइटी में कुछ पीसफुल लाना चाहता हूं तो मुझे क्या चाहिए? नॉलेज उस सोसाइटी का, है ना। और सोसाइटी का नॉलेज के लिए हमको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो और एनवायरमेंट हो। ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने से मुझे सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं चाहे आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, डीएसपी बनूं, डीसी बनूं, ये कंफर्म है कि इसका नॉलेज के बेसिस पे मैं बहुत अच्छे से गवर्न कर पाऊंगा। और जैसे ही मैं अच्छे से गवर्न कर पाऊंगा, बहुत सारे नए एवेन्यूज ओपन होंगे। कैसे नए एवेन्यूज ओपन होंगे? जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपने क्या किया, अपने एरिया के बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें कोई भी बिजनेसमैन है ना, किसी भी लाइसेंस के लिए भटके ना। दूसरा, आपने कोशिश किया कि आपके एरिया में जितने भी पानी का कनेक्शन है उसको प्रॉपर करवा दिया, गैस के कनेक्शन को प्रॉपर करवा दिया, ताकि आसपास के लोग भटके ना। अब क्या होगा, अगर इस सिस्टम को आपने बना दिया ना, तो इससे क्या होगा, आपके पास 10 बार एप्लीकेशन अलग अलग चीज के लिए नहीं आएगी कि भाई गैस कनेक्शन करवा दो, फिर ऊपर से पावर नेता फोन नहीं करेगा, भाई उसके यहां नल का कनेक्शन करवा दो। जब आपके सिस्टम में ही चीजें आराम से हो रही हैं, तो आपके पास प्रेशर कम रहेगा काम का। अब इस सिस्टम को आराम से करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्या है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, ताकि आप उसका सिस्टम बना सको। 2 टाइप का काम होता है, एक है ऑपरेशनल काम और एक है मैनेजिंग वाला, डिसीजन मेकिंग वाला काम। अगर आप ऑपरेशन वाले काम में फंसे रहोगे ना, तो डिसीजन मेकिंग कभी नहीं कर पाओगे। ऑपरेशन वाला काम कैसे? कि रोज फोन किया, सर मैं गाड़ी कहां लगाऊं। भाई डीएम को ये क्या लेना देना गाड़ी कहां लगाओ, वो सब किसका काम है? नीचे के सिस्टम का काम है। या तो पुलिस वाला बोलेगा, रोज फोन करेगा कि सर आज मंडे है, मैं कहां पे पोस्टिंग करवाऊं किसी को। भाई अगेन आपने पावर को नीचे नहीं दिया है, तो सिस्टम बना के ही नहीं रखा है आपने, इसके कारण से हर बार आपके पास फोन आता है। आप पीसफुल रह ही नहीं पा रहे, तो क्या डिसीजन मेकिंग करोगे और क्या चीज नया चीज करोगे? और यही गलती हो जाती है। और इसलिए क्या है, हम ये सब्जेक्ट्स को जब पढ़ते हैं ना, तो हम एक सिस्टम बनाते हैं, किसी भी चीज का एक तंत्र तैयार होता है, उस सिस्टम में सब चीजें ऑटोमेटिकली काम होती हैं। और इसी के लिए हम बैठे हैं। हम रोज फोन उठा के सबका काम करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम एक सिस्टम तैयार करने के लिए बैठे हैं। और यही है। अब मैं फिर से जाता हूं कि ये एग्जाम को हमको किस लिए देना था? इस एग्जाम को हमको देना था पीस, नॉलेज, और तीसरा एक चीज है, वो है जॉब सिक्योरिटी। इबोला वायरस सुना है ना? इबोला वायरस दुर्ग में आ गया है ना? अब 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। अब क्या होता है, अगर बाय द वे इबोला वायरस फैल गया, इधर से ईरान से तो चल ही रहा है, बहुत लोगों का जॉब फिर से जा सकता है। 3-4 कारण से जॉब जाने का चांसेस बढ़ जाता है। पहला कारण क्या? पहला कारण जब है वर्ल्ड लेवल पर अनसर्टेनिटी होती है। दूसरा है एआई, जिसके कारण से बहुत लोगों का जॉब लॉस हो सकता है। और तीसरा हो गया कोई वायरस आ गया। देखो 3 साइड से अटैक हो रहा है हमारे इंडिया में, और नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। एक और हंता वायरस चल रहा है, घूम रहा है ना? और एक इबोला वायरस घूम रहा है ना? तो ये क्या है, ये अब क्या होगा अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये तीनों चीजें आ गई, किसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा? वही जो डीएम होगा, वही जो एसडीएम होगा, वही जो डीसी होगा, वही जो डीएसपी होगा, इन्हीं का काम सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब भी क्राइसिस आता है, इनका जॉब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। इट मींस जॉब ज्यादा सिक्योर हो जाता है। तो देखा जाए तो हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जब भी गवर्नमेंट पे या कंट्री पे जब भी प्रॉब्लम आएगा, तब हमारी जॉब और ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। पर उसके अलावा कोई भी अदर जॉब होगा, उसमें हमेशा से इश्यूज आ सकते हैं। ये हो सकता है कि कुछ साल या कुछ दिन के लिए, कुछ मंथ के लिए आपका पेमेंट डिले हो गया है, पर आपकी जॉब नहीं जाएगी, क्योंकि आप ही के थ्रू तो ये सारा मैनेजमेंट चल रहा है। So that's why the most important जो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसका रीजन है कि जॉब हाईएस्ट लेवल का सिक्योर है।
वैसे जॉब सिक्योर होता है ना तो मेंटली भी पीसफुल होता है। आप सोचो सोर्स ऑफ इनकम अगर मेरा फिक्स हो जाए तो मैं तो बैठ के अंगूर खाऊं बस, ऐसा फील होता है, isn't it? आइडियली कभी ऐसा होता नहीं है, पर यही है कि मेंटली हम पीसफुल होते हैं और इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं कि लाइफ टाइम हमारा जॉब सिक्योर रहे, चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए हम सिक्योर रहे, है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी चीज को एटीट्यूड निगेटिव भी हो सकता है। अब मैं इस एग्जाम की तैयारी करने का एक रीजन सबसे पहला ये हो सकता है, पहला कारण जो निगेटिव एटीट्यूड के हिसाब से, पहला कारण ये हो सकता है कि मुझे किसी को बताना है, अटैक, मतलब मुझे उसको दिखाना है ना, मुझे शो करना है, देखो मैं भी क्या चीज हूं करके। ये कारण सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये निगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने बता दिया क्या क्या था, निगेटिव एटीट्यूड ये है। सेकंड थिंग जो है, मैं अभी से प्रेस्टीज गेन करना चाहता हूं। यार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं IAS IPS, है ना, मैं DSP-DC की प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैं अभी से अपने पोस्ट के साथ एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। भले मैं तैयारी करूं, मेहनत करूं ना करूं, पर मेरे साथ तो कम से कम ये तो हो गया कि मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है ना। थर्ड एक और रीजन होता है जो निगेटिव है। निगेटिव में आप लोग बता सकते हो कोई कि निगेटिव एटीट्यूड इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। हाँ, मिसयूज, यस, यही पे है, मिसयूज करना चाहते हैं अथॉरिटी का, मिसयूज करना चाहते हैं। मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, है ना, मैं किसी को धमकी दे दूंगा, पीट के आ जाऊंगा, यही सब, मतलब ये मिसयूज है। देखा जाए तो जितने हम तो बहुत ही सीधे साधे सिटीजन हैं, प्रॉपरली टैक्स पे करते हैं, है ना, प्रॉपरली बैंक से लोन लिए हैं तो EMI पे करते हैं। पर अगर आप ना बहुत सारे ऐसे करप्ट ऑफिसर्स को देखोगे ना, आए दिन उन लोगों का ना पेपर में नाम आता रहता है कि इनका प्रॉपर्टी जब्त हो गया, इनका कार सीज हो गया, बैंक करते रहती है। बेचारे बैंक वाले भी क्या करेंगे, उनके पास तो पावर चलता नहीं है, तो बस कार को लेते रहते हैं, सीज करते रहते हैं। 10 लाख की कार थी, 6 लाख में सीज किया, 4 लाख बैंक का नुकसान हो गया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही नुकसान है, isn't it? तो क्या है, ये सारा रीजन होता है। एक और रीजन होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड आई है या मेरा बॉयफ्रेंड आया है, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं, है ना। इस सिटी में, है ना, मेरे कोई ना कोई है ना, तैयारी करने का एक बहाना मिल गया, है ना, तैयारी करने के नाम पे मैं भले ज्वाइन कर लिया पर मैं कहीं और घूमूंगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, वो भी गलत रीजन है। अगर मैं इसमें से कोई भी एटीट्यूड से जा रहा हूं, और एक और है, आई है करके आए हैं, या आए हैं इसलिए आई हैं, है ना, वही चीज है, GF-BF वाला चीज। एक इमोशनल चीज होता है ना, भावनात्मक चीजें होती है जिसमें हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। और दूसरा है मेरा प्रोफेशनल करियर, है ना। करियर के साथ दो चीज होता है, एक ह्यूमन जो है वो दो चीजों में रहता है, एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल। जहां भी जब भी ये दोनों को मिक्स करोगे ना, कभी ना कभी इशू आएगा। एक समय आप करियर की कोशिश कर रहे हो और एक समय आप कोशिश कर रहे हो अपने इमोशनल चीजों को कनेक्ट करने की, कभी भी ये दोनों को मर्ज करोगे ना, हमेशा से इश्यूज आएगा। इसलिए ना, ये जो एग्जाम को लेके हम इस तरीके से जाते हैं ना, तो हमेशा से गलत हो जाता है। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूं, देखो क्या है, इमोशन जो है ना, आपके एक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इमोशन क्या करते हैं, आपकी भावनाएं जो होती हैं वो आपकी क्रिया को ऊर्जा प्रदान करती है, एक्शन प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। पर प्रॉब्लम है, ये इमोशन जो है ना, डिपेंडेंट है ना भाई GF और BF के ऊपर। प्रॉब्लम ये है, हमारा अपना इमोशन है अलग बात है, पर हमारा इमोशन दूसरे से कनेक्टेड है, और उसके कारण से मेरा एग्जाम जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। और ऐसे बहुत इश्यूज आएंगे कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्तों से लड़ाई हुई, रूममेट से लड़ाई होगी, बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी, ये चलता रहेगा, और उसके कारण से आपका करियर हर बार कंप्रोमाइज होता रहेगा, हर बार। और जिस कारण से आपने करियर कंप्रोमाइज कर लिया, वही करियर नहीं बनने के कारण से वो छोड़ देगा आपको।
समझो ना, करियर नहीं बना करके सामने वाले आपको छोड़ देंगे। क्योंकि अगर मुझे भी चूज करना हुआ तो एक बेटर करियर वाले गर्ल को चूज करूंगा, आप भी चूज करोगे तो बेटर गर्ल वाले बॉय वाले बेटर करियर वाले बॉय को चूज करेंगे। क्योंकि जब हम मैरिज का डिसीजन जो होता है ना, वो सेपरेट डिसीजन होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डिसीजन अलग होता है। पर मैं देखता हूं एग्जाम की तैयारी में जो बच्चे अच्छा तैयारी करते रहते हैं वो ये इमोशन में फंस जाते हैं और उसके कारण से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। और ये इमोशन बहुत टाइप का इमोशन है, घर में किसी की डेथ हो गई है ना, पर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, कुछ ना कुछ आपका रूममेट भी आपके एक साल का प्रिपरेशन को खराब कर सकता है। तो क्या है, इसका मतलब यह है एग्जाम नॉट ओनली अबाउट इमोशन है, नॉट ओनली अबाउट टैलेंट है, नॉट ओनली अबाउट नॉलेज है, पर ये सब का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है। जो ये सब को मेंटेन कर लिया, इमोशन को चैनलाइज करके अपने एक्शन में हेल्प कर लिया, वही विनर है ना। हम अपने इमोशन एक और चीज में आता है कि हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, एग्जाम का इतना प्रेशर आ गया कि मैं जितना अच्छा परफॉर्म करने वाला था वो परफॉर्म नहीं कर पाया। नर्वसनेस, इमोशन अगेन हावी हो गया। मैं वेल प्रिपेयर्ड था बट अगेन आई एम नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो क्या है, मेरा टैलेंट सही था, मेरा नॉलेज सही था, मेरा इमोशन गलत डायरेक्शन में था, इसी कारण से। ठीक है, तो इसलिए क्या है, बताने का पर्पस ये है कि आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईक्यू, है ना। आपके पास इंटेलिजेंस है ना, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, आप निकाल भी सकते हो, हर चीज है। बहुत लोग ना इसी में मार खा जाते हैं, दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल। वो हमेशा से एनवायरनमेंट को अपने आप में अफेक्ट होने देते हैं और इसी कारण से ना वो नहीं कर पाते। वो उन चीजों को अपना इंपॉर्टेंट समय दे देते हैं जो उसकी लाइफ में वैल्यू कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, वही बता ना कि एक आया आदमी मेरे गाड़ी को ठोक दिया, 10 गाली भी दिया, मेरे से फाइन भी लिया और चला भी गया। नुकसान 2000 का नहीं है, नुकसान है मेंटल पीस का। 2 दिन के लिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया उस कारण से, है ना। तो इसलिए क्या होता है, हम ये जो 1 साल या 2 साल जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं 1 साल या 2 साल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, क्या कि एग्जाम के प्रोसेस में 1 से 2 साल लग जाते हैं, है ना। तो ये जो 2 साल या 1 साल है, इस समय मैं सबसे पहले अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखूं। और इमोशन कैसे कंट्रोल होते हैं, सिंपली छोटे छोटे चीजों में रिएक्ट करना बंद करो। दूसरा, कंप्लेन करना बंद करो, है ना। रिएक्ट करना कम करो, कंप्लेन करना कम करो। कंप्लेन मतलब क्या है कि ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मम्मी ने पैसे नहीं भेजे, पापा मेरे को दिवाली में नहीं बुलाए। बहुत सारे कंप्लेन्स होते हैं, ऑलवेज ये चलता रहेगा, है ना। तो ये जो कंप्लेन है ना, वो नेवर एंडिंग है और कभी भी चीजें सराउंडिंग में 100% सही नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट ना, आपके रिलेशन भी इसी कंप्लेनिंग के कारण से खराब होते हैं, है ना। हमेशा से कंप्लेन मोड में रहते हैं। दूसरा है रिएक्शन, जिस चीज में रिएक्ट नहीं करना था उसमें रिएक्शन कर दिया। एक भिखारी आया, पैसा मांगा, मैं नहीं दिया, गाली देके चला गया, मेरा दिमाग खराब हो गया एकदम। हाँ, अरे भाई मैं पैसा दू ना दू वो क्या किया, गाली देके चला गया, पर मैं क्या रिएक्ट करूं? नहीं, मेरा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए आज से आपको यह करना है, छोटे छोटे चीजों पे रिएक्ट करना बंद करो, कंप्लेनिंग को कम करो। तीसरा, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी लाता है माइंड में, कंप्लेन कम होता है, ये जो रिएक्शन वगैरह सारी चीजें कम होती है। जिस दिन ना अपना अच्छे से, जिसमें स्वेटिंग हो रहा है, एक्सरसाइज कर लोगे, जिसमें एक्चुअल में लंग्स फूल रहे हैं, वो एक्सरसाइज के बाद आप कुछ पढ़ाई करोगे ना तो थकोगे नहीं। ऐसा स्टार्टिंग के 3 डेज थकोगे, मैं बता रहा हूं, पर 4th डे से आप ज्यादा एनर्जी वाले फील करोगे, ठीक है ना। तो 4th डे से आपको रियली भी ज्यादा एनर्जी लगेगा, पॉजिटिविटी आती है इससे।
फिजिकली एक्टिव रहोगे तभी ब्रेन अच्छा काम करेगा, फिजिकली लेस एक्टिव रहोगे ना तो निगेटिविटी ज्यादा हार्म करेगी आपको। और वो जो नाइट का फूड है ना वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। नाइट का फूड मतलब जो अगर हम रिच फूड खाए नाइट टाइम में वो अगले दिन मॉर्निंग खराब करता है। तो अगर रिच फूड खाना है तो डे टाइम में खा लो, इवनिंग में खा लो, पर नाइट में मत खाओ। स्लीप का पैटर्न खराब होगा, टाइम पे उठोगे नहीं, और सुबह नहीं उठने के कारण से आपका मन खराब होगा कि मेरा पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, इसके कारण से दिन भर पढ़ाई नहीं होगी। जबकि आप हाफ एन आवर लेट से उठे थे पर आपकी पढ़ाई दिन भर नहीं हो पाई, जस्ट बिकॉज नाइट टाइम में आपने ज्यादा रिच फूड खा लिया, पेट थोड़ा गर्म हो गया, सुबह अच्छे से नींद नहीं आई, उसके कारण से क्या हुआ, आप सब चीज में डिले हो गए। तो नाइट टाइम का फूड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीजें थी जो इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट्स पे जाते हैं। सब्जेक्ट्स में जाते हैं और उसके बाद कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सब्जेक्ट्स में वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, करंट अफेयर्स जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और अनफॉर्चुनेटली हम इसको सब्जेक्ट समझते ही नहीं है। हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमको लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको बाबर से डील नहीं करना है, हुमायूं से डील नहीं करना है प्रेजेंट सोसाइटी में, है ना, या तो वर्ल्ड वॉर से डील नहीं करना है ना, या तो 1857 के वॉर से डील नहीं करना। आपको जो डील करना है वो तो प्रेजेंट सोसाइटी से डील करना है। तो प्रेजेंट सोसाइटी से डील करना है तो आपको एआई से डील करना है, ई गवर्नेंस से काम करना है ना, टेक्नोलॉजी पे काम करना है, ये कंप्यूटर से डील करना है, ये साइबर अटैक से काम करना है ना, वायरस से काम करना है, यही सारी चीजों पे काम करना है आपको। तो जब यही सारी चीजों पे काम करना है तो क्वेश्चन भी यही सारी चीजों से पूछा जाएगा, और जब यही सारी चीजों से पूछा जाएगा तो डिपेंड करता है कि अब आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो। स्टेट का दे रहे हो तो स्टेट जीके, स्टेट करंट अफेयर्स, यूपीएससी दे रहे हो तो इंडिया एंड वर्ल्ड, 3 लेवल का करंट अफेयर्स हुए। दिस 3 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन ज्यादा करते हैं और गलत नहीं है ना, जो एग्जाम के सिलेबस में है उसी से रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्स जो है ना वो अपने आप को वो भी जानते हैं कि वो बच्चा ये सिलेबस पढ़ के आया है, वो कोशिश ये करते हैं कि इसको करंट अफेयर से लिंक करके क्वेश्चन पूछ दे, है ना। क्वेश्चन जैसे इस बार इकोनॉमिक सर्वे से नहीं आया है ना, जबकि इकोनॉमिक सर्वे फेवरेट रहा था हमेशा से, तो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस कभी पूछ रहा है कभी नहीं पूछ रहा है। पर वन थिंग इज श्योर कि जो भी करंट में है, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या जो भी चीजें हो रही है उससे रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड श्योरली पूछा जा सकता है। और उनको पता है कि बच्चे हमेशा से इसी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट में रहता है। दूसरा चीज है एडमिनिस्ट्रेशन बोलने का मतलब, पहला चीज तो मैंने बताया कि करंट चीज पे डील करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डेटा, और डेटा के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग। अभी सेंसस होने वाला है ना, चल ही रहा है, और डेटा जैसे ही आएगा आपका पूरा कैलकुलेशन जो बजट का है वो चेंज हो जाएगा। किस स्कीम पे कितना बजट करना था, किस जगह पे कितने एमपी या एमएलए होने हैं, ये सारा चीज चेंज होने वाला है। ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आया था कि जो नंबर ऑफ एमपीज हैं वो चेंज होने वाले हैं। हम रखते आ रहे हैं इतने एमपीज, इतने एमएलए, इतने एमपीज, इतने एमएलए, सारा चेंज होने वाला है। वाई? बिकॉज डेटा चेंज हो गया, और चेंज होते ही आपका सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको करंट अफेयर्स से डील करना है, दूसरा है मैथ्स से डील करना है, मैथ्स रीजनिंग से डील करना है। सो दिस 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इसलिए अगर मैं ये चीज को नहीं कर पाऊंगा तो बाकी चीजें तो चेक ही नहीं होंगे, मैथ्स रीजनिंग अगर का मिनिमम लेवल पे नहीं है। ठीक है, तीसरा चीज है वो है लैंग्वेज।
लैंग्वेज नॉर्मली हम उसको इग्नोर करते हैं, बट लैंग्वेज अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं, आप नीचे इंस्ट्रक्शन तब अच्छे से पास ऑन कर पाओगे जब वहां की लोकल लैंग्वेज जानोगे, वहां के इंडिया का लैंग्वेज जानोगे और एक इंग्लिश का लैंग्वेज जानोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हम अगेन लैंग्वेज वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो दिस 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, जो कि हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं। बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब बेकार सब्जेक्ट, मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट्स को हम इग्नोर करते हैं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट किया, ठीक है ना। ओके करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले डेटास होते हम्म हैं तो पहले तो पढ़ेंगे तभी तो समझ में हाँ हाँ, जैसे ना मुझे एक बच्ची ने पूछा आज कि सर ये जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ूं कि रटूं करके। अरे उसका जेन्युइन क्वेश्चन था, सर इसको पढ़ूं कि रटूं करके। तो हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम हमेशा रटने में ज्यादा फोकस किए हैं, पर देखा जाए ना तो पहले तो पढ़ना है, फिर समझना है और लास्ट लास्ट में रटना है। अगर मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं, जैसे क्या है, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, हिस्ट्री में बहुत सारे सन आ गए, 1800 ये 1800 वो 1900 ये, और मैं जैसे ही इसको रटने की कोशिश कर रहा, पुराना क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, मैं सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग छोड़ के सिर्फ रटने पे आ गया। उसके कारण से मैं उसका थीम को समझ ही नहीं पाया। तो क्या है, एक बार में एक ही एनिमी से डील किया जाता है, ये मान के रखना, है ना। 2-4 लोगों से एक साथ लड़ाई नहीं किया जाता। जैसे क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में एक आदमी से लड़ाई हो गई तो ग्रुप छोड़ के जाना मतलब सबसे लड़ाई हो जाना। ग्रुप छोड़ के जाना, एक आदमी से लड़ाई हुई, आपने ग्रुप छोड़ दिया मतलब आप सबसे लड़ाई कर दिए। आइडियली क्या होना था, उसको भगाते, आप रहते राजा जैसे। हमेशा से ऑलवेज हैव वन एनिमी विथ यू एट ए टाइम, है ना। उससे ज्यादा एनिमी रखोगे, दोनों मिलकर दबा देंगे। वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 3 चीजों से डील करना है। पहला है ईयर, सन कैसे याद रखें, उससे डील करना है ना। दूसरा है उसका सीक्वेंस, कि भाई पहले कौन सा हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, ये। और तीसरा है एक्चुअल में हिस्ट्री का रीजन, कि ये क्यों हुआ था, ये वॉर का क्या कारण है ना। इसके पीछे का कारण क्या था, बाद में इसका इंपैक्ट क्या हुआ। हम हमेशा से ईयर में फंस के रह जाते हैं और उसके कारण से हिस्ट्री का जो फील है नहीं पढ़ पाते। अब देखो, आप नॉवेल को पढ़ो तो बड़ा मजा आ जाता है, हिस्ट्री में भी ऐसे मजा आना है, पर हम क्या करते हैं, इसमें से कैसे क्वेश्चन करेगा करके रटने लग जाते हैं। और मैंने बताया ना कि पहला होता है रीडिंग, फिर क्या है कॉम्प्रिहेंशन, समझो उसको, और इसके बाद रटो। बिना रटे तो इंडिया का कोई भी एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो रटना तो लास्ट में है ही। लास्ट में क्या, अब वो जो ईयर वाला पार्ट था ना, उसको ना जस्ट एग्जाम से 4 दिन 5 दिन पहले बैठ कर रटो, जाके वोमिट करके आ जाओ, खत्म। एक आपने कभी सुना होगा कि जब आपको ज्यादा टेंशन रहता है तो आप उसको लिख लो, तो इससे मेंटल टेंशन कम हो जाता है। क्या होता है कि ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा पेन देते हैं, उसको लिख लेने से आपको ये पता है कि मेरे को इसमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे है। तो ब्रेन कम एनर्जी यूज करता है। वैसे क्या है, मेरे जो प्रॉब्लम्स है उसको मैंने लिख लिया ना, तो मेरा आधा काम हो गया, क्योंकि स्टोरेज का काम नहीं करना कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कल आके ये करना है वो करना है, ये सब खत्म हो जाए। ये बेकार का चीज है, उसको कंप्यूटर के पास, चैट जीपीटी के पास या लैपटॉप में रहने दो, है ना, कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है। आप अपने बेसिक चीजों पे फोकस करो। हाँ, रोज सुबह देख लो कि आज ये मुझे ये करना था, ये करना था, टू डू लिस्ट देख लो, क्या ये करना था करके। पर अगर उसको ब्रेन में हावी होने रखोगे ना, तो समझ नहीं पाओगे चीजों को, ठीक है ना। तो इसलिए गार्बेज इंफॉर्मेशन हटाने की कोशिश करो, तभी आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा। सिंपली जैसे जब हम मूवी देखते हैं ना, तो मूवी का हमको कैसे याद हो जाता है, मूवी का स्टोरी इवेंट सब याद हो जाता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पर अगर आपको ना उसी में बोलते कि आपको मैं क्वेश्चन करूंगा लास्ट में मूवी के बाद, है ना,
आप मूवी को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। यही प्रॉब्लम होता है हमारे साथ। हम हमेशा से रिटेंशन पे फोकस करते हैं और पहली बार में हम उसका रियली में थीम नहीं समझ पाते हैं। जैसे क्या है पॉलिटी के साथ, है ना, राज्य व्यवस्था के साथ। पॉलिटी में पहला ही चैप्टर में सिटीजनशिप के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। अब फिर सारे आर्टिकल अनुच्छेद को रटते रहो, 1 से लेकर 50 तक रटो, याद रहेगा नहीं रहेगा। उसके चक्कर में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ऐसा लिखा गया, क्यों फंडामेंटल राइट्स को लाया गया, क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते, है ना, और वहीं पे गलती हो जाती है। तो इसलिए क्या है, रटना लास्ट में, रटना रटना है पर सबसे लास्ट में, लास्ट में, और सिर्फ समझो। ठीक है, देखा जाए तो ब्रेन हमारा ना स्टोरेज के लिए कम ही बना है, नहीं तो हम भूलते क्यों? भूलना हमको हेल्प किया होगा तभी तो इवोल्यूशन में आगे बढ़ा है। भूलना हमको हेल्प किया तभी तो इवोल्यूशन में आगे बढ़ा है। इट मीन्स कि गार्बेज इंफॉर्मेशन हटते जाए। मैंने पेन कहां रखा है, मेरे लाइफ में क्या मैटर करता है ना, वो गार्बेज इंफॉर्मेशन हम भूल गए, है ना, यही चीज है। ठीक है, इसलिए ब्रेन को दोनों चीज के लिए चाहिए। ब्रेन को आप रिलैक्स रखोगे तभी तो आप स्टडी करवा पाओगे, पर ब्रेन को आप सारा चीज दिखा कि ना वो गुपचुप वाले का 10 रुपया मेरा बचा हुआ है ना, वो मेरे को अभी तक 10 रुपया नहीं दिया, मेरा एयरटेल का रिचार्ज बचा हुआ है। ये बहुत सारे गार्बेज इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली ये लोग ना, जो लोग ना गार्बेज इंफॉर्मेशन रखते हैं ना, वो लोग ना एक्चुअल में ना लाइफ जी ही नहीं पाते। वो भले प्रॉम्प्ट होते हैं हर चीज में, लाइफ जी ही नहीं पाते। आइंस्टाइन को आप सुने होंगे, वो बहुत क्रिएटिव था और एक समय वो सोचते सोचते वहां पे तक चला गया कि वो बारिश में आया, छाता लेके बारिश से आया। इसके बाद वो क्या किया कि छाता को बिस्तर में रख लिया और अपना खड़े हो गया किनारे में। उल्टा क्या करना था, छाता को किनारे में रखना था और बिस्तर में उसको सोना था। उसके लिए वो भी गार्बेज इंफॉर्मेशन था, उसके लिए सोच बहुत इंपॉर्टेंट थी। समझ लो ना, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखो क्या है, इस एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें चाहिए, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन। ये 3 चीजें रिक्वायर्ड है ही, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन, है ना। डिसिप्लिन मेरा हर चीज के लिए टाइमली मेरा होना चाहिए। सुबह का स्लॉट, दोपहर का स्लॉट, इवनिंग का स्लॉट, ये 3 स्लॉट में आप डिवाइड करो। पहले भी इसी तरीके से बना था, 1 पहर और 1 पहर के बाद 2 पहर बना था, है ना। तो ये पहर के हिसाब से जो सिस्टम बना हुआ था वो हमारे लिए जरूरी था, ताकि हर पहर में हम अपना आउटपुट निकाल सके, है ना। हर पहर में हम आउटपुट निकाल सके, क्योंकि एक पहर में मैंने काम किया, 11-12 बजे तक पढ़ाई किया, जो भी करना था मुझे किया, मैं सेटिस्फाइड हो गया। दोपहर को मैंने नैप लिया, नैप लिया और उसके बाद मैं फिर से रिलैक्स हो गया, फिर से पढ़ाई किया मैं। ठीक है, वैसे ही है इवनिंग का। तो डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, और डिसिप्लिन में हम थोड़ा सा मैकेनिकल हो जाते हैं। मैं हम रोबोटिक टाइप से हो जाते हैं कि भाई एकदम सुबह 6 बजे मतलब 6 बजे उठना, 10 बजे मतलब 10 बजे सोना, ये एकदम रोबोटिक हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं हम मशीन है कि क्या है करके डिसिप्लिन में। तो डिसिप्लिन से बॉडी क्लॉक एडजस्ट होता है एक्चुअल में। डिसिप्लिन से बॉडी क्लॉक एडजस्ट होता है, आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि इस समय मेरा उठने का टाइम है, इस समय सोने का टाइम है। तो 20 दिन अपने बॉडी को थोड़ा पेन देना होता है, 20 से 21 दिन, और उसके बाद बॉडी अपने आप से उस तरीके से एडजस्ट कर जाता है। हमको वही हैबिट बनाना है ना। हम किसी से फोन में बात करते हैं ना, तो 2 रीजन होता है। एक तो पहली बात क्या है, एक इमोशन होता है, और दूसरा क्या होता है, डिसिप्लिन बन जाता है कि रोज हमको उस समय बात करनी है, और वही चीज हैबिट का पार्ट बन जाता है कि हाँ इस समय मेरे को बात करनी है करके। उस समय बाई दे वो सामने वाला का फोन बिजी चला गया या नहीं उठा पाया, तो आप तुरंत दूसरे को फोन लगाते हो। हो सकता है मदर को फोन लगाया, फादर को फोन लगाया, जो भी हो सकता है, पर वो टाइम जो आपका किसी को कॉल करने का था, वो कॉल करने का आपको हमेशा से मिसिंग लगता है ना। इसलिए ना जब ना हमारी लाइफ से कोई चला जाता है ना, तो हम वो टाइम को मिस करते हैं, जिस टाइम में हमारा बॉडी एडजस्टेड था कि हम कॉल करते हैं या बात करते हैं, हम उस चीज को मिस करते हैं किसी पर्सन के। आइडियली देखा जाए ना, हम कोई पर्सन मरता है ना, तो हम उसके लिए दुखी नहीं होते, हम अपने लिए दुखी होते हैं, है ना, कि मेरा क्या होगा।
देखा जाए तो हम उस आदमी के लिए, अरे यार वो और जिया रहता, मैं थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट देता तो थोड़ा सा और जिया रहता, या तो मैं कुछ उसको एडवाइस करता कि भाई हेल्दी रहा, एक्सरसाइज कर, तो शायद और जी जाता। ये चीज हमको नहीं लगता कि वो सामने वाला जीता। हम, हमारे साथ क्या होगा, या मेरे को देखने वाला कौन है, हम उसको मिस करता है। हम सेल्फिश हैं, हाँ सेल्फिश है। हम किसी के मरने के बाद भी इसलिए दुखी होते हैं कि हमारा ये चला गया। तो वो जो टाइम स्लॉट है ना, दैट वाज इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन जो है ना, ये डिसिप्लिन आपको हर चीज के लिए टाइम देता है, और किसी भी चीज को ज्यादा करने, ज्यादा किसी, बोलना चाहिए कि किसी टाइम को ओवर अलॉट नहीं करता और अंडर अलॉट नहीं करता। जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूं, मूवी देख रहा हूं, 3 घंटे की जगह 4 कब चला गया ना, आपको समझ आ गया कि 12 बज गए हैं, ये मेरा इसका टाइम है। तो हमेशा से आपको लिमिट रखता है, ना तो उसका टाइम को दूसरे में जाने देगा, ना तो उसका टाइम इसमें जाने देगा। जैसे आपका इवन पढ़ाई का भी जो टाइम है ना, अगर अपना 4 आवर्स का टाइम है और 5 बजे के आसपास आप थोड़ा रिलैक्स करते हो, चिल करते हो, चाय पीते हो, देन ओके, गो फॉर इट। आपको अपने पढ़ाई का टाइम भी चाय के पीने में वेस्ट नहीं करना, चाय के पीने में पढ़ाई का टाइम नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ये चाय पीने का टाइम है, आपके रिलैक्स करने का टाइम है। सोने का टाइम है तो सोने का टाइम है ना। तो इसलिए क्या है कि स्टडी का टाइम जो है वो इसके साथ ओवरलैप ना करे, इसका टाइम जो है उसके साथ ओवरलैप ना करे। इसलिए हमको क्या चाहिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कुछ चीजें कई बार कंप्रोमाइज होती है जब कोई चीजें अर्जेंट होती है, इजंट इट। अर्जेंसी कुछ आ गया, दोस्त ने फोन किया, हम चले गए उसके साथ कि भाई पुलिस वाले ने पकड़ लिया, फाइन लग गया है, मेरे पास 200 रुपए है, 500 रुपए का फाइन लगा है, दोस्त के लिए दौड़ गया, अपने अपने डिसिप्लिन में कंप्रोमाइज कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम सोशल लाइफ में जीते हैं, हम करते हैं कंप्रोमाइज, है ना, क्योंकि कुछ चीजें अर्जेंट है, उसके लिए हम कंप्रोमाइज करते हैं। पर हम लगातार अगर किसी चीज को अर्जेंट बनाते रहे कि छोटा सा फोन कॉल में, अरे आज इसकी पार्टी है चलो, तो अर्जेंट के चक्कर में हमारे इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है जरूरी नहीं कि हर समय वो अर्जेंट हो, है ना, जो इंपॉर्टेंट होता है जरूरी नहीं कि वो हर समय अर्जेंट हो। तो दैट्स वाई आपके अर्जेंसी का टाइम साल में 2 बार, 4 बार, 5 बार चलता है, पर इंपॉर्टेंट का टाइम हमेशा से रहना चाहिए। और डिसिप्लिन नहीं रहते तो इंपॉर्टेंट का टाइम खत्म हो जाता है, अर्जेंसी में चला जाता है, और अर्जेंसी सब चीज का अर्जेंसी बना देते हैं। उसका फोन आया, उसका ये गया, सब चीज अर्जेंट बन जाता है। तो दैट्स वाई डिसिप्लिन इसलिए चाहिए कि मुझे इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर सको, अदरवाइज बाकी चीजें तो चलते रहेंगे। दूसरा है डेडिकेशन। क्या है कि कोई भी चीज डेडिकेशन से के बगैर नहीं होती है। कि अगर मैंने जैसे ही सेकंड ऑप्शन रख लिया अपने लिए, फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन जैसे ही मैंने रख लिया ना, तो फर्स्ट के लिए एनर्जी कम हो जाती है। दिक्कत यही है ना। तो इसलिए ना, जब ना आप कभी किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, माइंड में रखो कि चलो मैं दूसरा एग्जाम दूंगा, पर उसके लिए प्रिपरेशन करना मत चालू करो, उसके लिए प्रिपरेशन चालू मत करो। इट डजंट मीन कि एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम दो, पर उम्मीद मत रखो। पर जब हम एग्जाम देते तो उम्मीद रखते हैं और फेल होते हैं, तो ये वाला एग्जाम अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, मैं सीएपीएफ का एग्जाम दे दिया। सीएपीएफ एग्जाम देने से कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम है सीएपीएफ एग्जाम में अगर मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया, उम्मीद रखा था, नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस यूपीएससी के लिए था वो भी खत्म हो गया। मैं सीजीपीएससी का टारगेट किया था, सीजी व्यापम मैंने एग्जाम दिया, व्यापम के चक्कर मेरा पीएससी कंप्रोमाइज हो गया। अगर ऐसे इमोशनली आप वीक हो ना, तो छोटे एग्जाम मत दो, पर इमोशनली स्ट्रांग हो तो यस, एक्सपीरियंस के लिए दो, पर उम्मीद मत रखो। गेटिंग इट? ठीक है। तो डेडिकेशन में यह है कि ये हमेशा से टॉप प्रायोरिटी पे है। इवन इफ ये होता है नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है। हर एग्जाम अपने लिए सेल्फिश होता है। वो चाहता है कि मैं जिस पोस्ट में चाहता हूं वही वाले बच्चे को खोजूं। मतलब जैसे क्या है, मैं ऐसे बच्चे को चाहता हूं जो कि जर्मन जानता है, और आप उसके लिए तैयारी करते हो, है ना, और जर्मन अच्छे से आता नहीं था, फिर भी आपने एग्जाम दिया, नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो क्या आप टैलेंटेड नहीं थे? बस आपको जर्मन नहीं आती थी, उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी भाई, है ना। सीएपीएफ में क्या रिक्वायरमेंट होती है? डिफेंस वाले रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ तो फिजिकल रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर सकती, मेंटल रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर, बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर आईएएस के लिए अलग रिक्वायरमेंट है।
है ना। दैट्स वाई कोई एग्जाम जरूरी नहीं कि आपके ट्रू पर्सनालिटी को जज करे। कोई एग्जाम हमेशा से आपके एक छोटे से स्किल को बस जज करती है ना। बाकी स्किल्स आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। दैट्स वाई कोई भी एग्जाम नहीं सिलेक्टेड होते तो उसका मतलब सिंपली ये है उसका टैलेंट जो रिक्वायरमेंट थी आपके टैलेंट के साथ मैच नहीं किया। अदरवाइज मैं तो फुल ऑफ टैलेंट हूं, है ना। हाँ सिंपल, मैं फुल ऑफ टैलेंट हूं। और वह एक मैं तो जब खड़गपुर में था ना तो हॉस्टल में ना कई लोग टी शर्ट लेके घूमता था, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन करप्टेड मी। मतलब दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड बी देयर। अरे ये एग्जाम नहीं हुआ तो वो एग्जाम मेरे टैलेंट को जज नहीं कर पाया, उसको कुछ और चाहिए, उसको गधे चाहिए था, मैं घोड़ा हूं। हाँ सही बात है, गधे की जगह घोड़ा को लेके जाओगे तो घोड़ा भी परफॉर्म नहीं करेगा और गधे जैसे काम भी नहीं करेगा वो, ठीक है ना। दैट्स राइट। इसलिए डेडिकेशन रखो एक एग्जाम के लिए, बाकी एग्जाम दो एक्सपीरियंस के लिए, पर उससे उम्मीद मत रखो क्योंकि आपका मेन जो लॉयल्टी है वो एक के साथ है, ठीक है ना। और थर्ड है डिवोशन। डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवोशन के बगैर कुछ नहीं होता। मतलब हमको कुछ ना कुछ समर्पण देना ही होता है। समर्पण में थोड़ा सा एंजॉयमेंट का समर्पण बहुत ज्यादा हो जाता है, एंजॉयमेंट को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होता है, ठीक है ना। वो डिवोशन, सबसे ज्यादा डिवोशन वही चीज है कि मुझे थोड़ा एंजॉयमेंट को कंप्रोमाइज करना है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, ताकि मैं लाइफ टाइम एंजॉय, लाइफ टाइम खुश रखूं। देखो अब एक छोटा सा चीज बताओ, एंजॉय, हैप्पी, प्लेजर, है ना, आनंद, खुशी, और क्या बोलना चाहिए कि नहीं तो खुशी हो गई ना, है ना। तो क्या डिफरेंस होता है ये सब में? हमको खुश होना चाहिए कि आनंदित होना चाहिए? प्लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रॉब्लम यही है, हम अपना टाइम हैप्पीनेस, प्लेजर के चक्कर में हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, है ना। प्लेजर के चक्कर में, प्लेजर बहुत टाइप का होता है ना, बॉडीली प्लेजर भी होता है ना, है ना, हर टाइप का प्लेजर होता है। और देखा जाए उसके चक्कर में क्या है, हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लाइफ टाइम का जो हैप्पीनेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और हमको सीख करना चाहिए हैप्पीनेस का, हम सीख करते हैं प्लेजर का, कि आज मूवी देखे मजा आ गया, प्लेजर टेम्पररी, गेटिंग इट, ठीक है। तो यही है डिवोशन, हमेशा से हम किससे कंप्रोमाइज करते हैं, प्लेजर, प्लेजर को कंप्रोमाइज करना है थोड़ा सा। तो पास्ट में इसी प्लेजर के लिए ना गुरुकुल बनाया जाता था, कि ना गुरुकुल बना दिए, टकला कर दिए, छोटी छोटी बना दिए, ताकि इतना गंदे दिखो ना तो आपके मन में ख्याल है ना आपको पढ़ाई में ध्यान है। तो अब हम क्या है, हम अपने ब्रेन को कंट्रोल से करना सीख चुके हैं, तो क्या है, इसलिए आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। पर यह भी बात है कि देखो एक और भी चीज है कि आप अपने आप को ओवर कंट्रोल करोगे, वहां पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो दैट्स वाई हमेशा से हर बार प्रेशर कुकर में वो सेफ्टी वॉल होना चाहिए। संडे का टाइम सेकंड हाफ कीप इट फॉर योरसेल्फ, है ना, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने प्लेजर के लिए रखो, एंड मंडे से ऑनवर्ड्स फिर से अपनी तैयारी चालू कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। अब सिंपल उसको थोड़ा सा क्लोज करना था मुझे। पहला क्वेश्चन आप सभी से मैं एक एक करके पूछना चाह रहा हूं, जो मैं एटीट्यूड की बात किया था, कि एटीट्यूड से जैसे बिहेवियर होते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा ये बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे क्या है, नॉनवेज के लिए मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, बाय द वे नॉनवेज खाने के लिए मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, पर हो सकता है कि मुझे मटन नहीं खाना है, ऐसा हो सकता है ना, पर मैं मटन नहीं खाता, पर नॉनवेज के लिए मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हो सकता है ना। तो क्या होता है, एटीट्यूड जनरलाइज बिहेवियर बताता है और बिहेवियर स्पेसिफिक चीजें बताता है ना। जैसे क्या है, मैं म्यूजिक लवर हूं, है ना, तो मेरा म्यूजिक के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, पर अगर मीका सिंह का लाइव कंसर्ट चल रहा है तो जरूरी नहीं कि मैं वहां पे मिलूं, वहां पे नहीं मिलना या मिलना वो बिहेवियर है, पर एटीट्यूड क्या है, एक जनरलाइज्ड कि मुझे पसंद है।
वैसे क्या है, मैं एग्जाम के लिए आपका जनरलाइज एटीट्यूड को पॉजिटिव चाहता हूं, ठीक है ना, कि ये एग्जाम मेरे से हो ही जाएगा, है ना। निगेटिव लोग रहेंगे, 10 टाइप की चीजें बोलेंगे, बट यस, ये एग्जाम इज फॉर मी, मैं इसको निकाल लूंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, और अच्छे लिए, मेरे को अपने मन की शांति चाहिए, मुझे पैसे कमाने, और पैसे कमाने से ही मन की शांति आएगी, ये भी कंफर्म है ना। एक चीज कंफर्म है, एक कोई पर्सन पैसे कमाने से खुश नहीं हो सकता, पर वो पर्सन पैसे नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली दुखी रहेगा। समझ पाए इस चीज को, है ना। एक पर्सन पैसे कमाने से जरूरी नहीं कि वो खुश हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर इसकी गारंटी है कि पैसे नहीं रहेंगे तो वो आदमी दुखी रहेगा। इसलिए क्या है, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं खुश रहूं, पॉजिटिव एटीट्यूड है ना। अरे जितना मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, ठीक है ना, इतना चाहिए अपने को, isn't it? तो वही है, तो इसलिए एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, बिहेवियर में ऐसा हो सकता है कि आप क्लास में रेगुलर आओ, वो भी एक बिहेवियर है। बिहेवियर वो भी है कि क्लास में आके लाइब्रेरी में पढ़ो, दोनों के लिए एग्जाम पॉजिटिव है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। बिहेवियर आपका अलग अलग है ना। बिहेवियर ये भी हो सकता है कि ज्योग्राफी की क्लास आप ना अटेंड करो, क्यों नहीं अटेंड करो, क्योंकि आपको ज्योग्राफी उससे ज्यादा अच्छी आती है ना। इसलिए क्या है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, पर आप क्यों क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको उससे ज्यादा अच्छी आती है। चलेगा, बिल्कुल, अल्टीमेटली आपको एग्जाम क्रैक करना है, थोड़ी ना क्लास अटेंड करना है, ठीक है ना। पर हाँ, अच्छी आती है ज्योग्राफी करके पेटीज दुकान में बैठे हुए हैं 2 घंटा, तो एग्जाम के लिए निगेटिव हो आप, गेटिंग इट, ठीक है ना। दैट्स वाई बिहेवियर अलग अलग हो सकते हैं, पर ये सारे एग्जाम में, ये सारे बिहेवियर में माइंड रखिएगा कि एग्जाम के लिए एटीट्यूड निगेटिव मत हो जाए, ठीक है। हाँ, जैसे क्या होता है, हम क्लास करते हैं, क्लास में जो अच्छा पढ़ाई करता है उससे नेचुरली थोड़ा सा फ्रेंडशिप हो जाती है कि भाई थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी मिल जाए करके, ऐसा होता है, इट हैपेंस, है ना। फिर दोस्ती इतना प्रोमिनेंट हो जाती है कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, प्रॉब्लम वही पे हो जाती है, एग्जाम के लिए निगेटिव हो गए आप, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या कारण है, मतलब क्यों एग्जाम देना है, मतलब क्यों यही एग्जाम देना है। हाँ तो ठीक है ना, क्या हो गया। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। हम्म, तो क्यों करना है, क्यों बनना है, क्यों बनना है। तो दूसरे को बताने के, अगेन दूसरे को बताने के लिए, तो फिर ये तो गलत हो गया, ये तो पहले आना था आपके माइंड में। हाँ, ये सही हो कि मेरा अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, हाँ, मेरी अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, नहीं इमेज भी अलग है ना। मेरा अपना एक परिचय होना चाहिए, है ना। हाँ, तो यस, क्या है कि देखो, अगेन वही ना, दो फाइन लाइन है दोनों के बीच में, कि कोई मेरे से पूछता है तब मैं तैयारी करूं, नहीं, हाँ एग्जैक्टली यही, ठीक है ना। क्योंकि जब हम अपने आइडेंटिटी के लिए पढ़ते हैं ना, हमको मोटिवेशन ज्यादा आता है ना। एक आइडेंटिटी क्राइसिस हम सुने हैं, कभी सुना है, किस कंटेक्स्ट में सुना है, क्या आइडेंटिटी क्राइसिस, क्या किस कंटेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, या कभी सुना होगा कभी। हाँ, तो उनको बोलने के लिए हमारे पास वो आइडेंटिटी नहीं है हमारा, मैं उनको वो बोल दूं क्योंकि उनका असर पड़ रहा है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी कुछ बोल दो, कितने भी आप बोल रहे हो, सबसे
से ज्यादा आप ही को मतलब अगर कोई स्टूडेंट खड़ा होता है तो मैं फिर उसके लिए अपना वो लेने गई थी, बोली थी जैसे अब उस समय आया हुआ नहीं था हमारा सर्टिफिकेट, तो मैं लेने गई थी वहाँ की जो मैम थी वो कहती है एक लड़की खड़ी हुई थी कि पैसे कम करो, बहुत ज्यादा एडमिशन चार्ज हुए, तो कहती है एक तो भाई ये है दोनों में डिफरेंस है, आप आंदोलन करो ये जॉब की। उस समय बहुत बुरा लगा सर कि मतलब ये किस तरह से जज कर तो सर यहाँ पे हो सकता था मैं उनको बोल सकती थी ये कुछ कह सकती थी अपनी आइडेंटिटी के बेस पे, लेकिन मैं उस समय कुछ नहीं बोल बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। ठीक है, चलो चलेगा। और कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस से रिलेटेड? सर आपने पहचान कौन जरूरी है, ये तो शादी के बाद मुझे ज्यादा समझ आया। बिल्कुल, एक्चुअली क्या तो मुश्किल लगता था, लेकिन शादी के बाद जब बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि अपनी पहचान बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये बहुत करेक्ट है। हर किसी को अपनी आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और आइडेंटिटी क्राइसिस वो होता है जब आपकी आइडेंटिटी या आपका जो पर्सनालिटी है वो किसी कारण से कंप्रोमाइज हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे आपकी आइडेंटिटी आपका कैरेक्टर है। एक्चुअल में कैरेक्टर हम लोग गलत सेंस में यूज करते हैं, पर कैरेक्टर अलग चीज है। कैरेक्टर वो चीज है जिन वैल्यू सिस्टम को आपने हमेशा से प्रायोरिटी दी है। जैसे क्या है, आप भले IAS IPS बन गए है ना, पर जैसे ही आपके रिलेटिव्स में जो आपसे बड़े हैं आपको मिलते हैं तो आपने क्या किया, पैर पड़ा, पैर छुआ। क्यों? क्योंकि वैल्यू सिस्टम में फैमिली को आपने हमेशा से ऊपर रखा हुआ है ना। अब ये आपके कैरेक्टर का हिस्सा है ना। अब क्या हुआ, आप IAS बन के गए, आपने देखा पर किसी कारण से पैर नहीं पड़ पाए, उनको लगेगा कि अब बड़ा आदमी हो गया है ना, अब वो पैर नहीं छुआ, है ना, ऐसे हुआ। तो क्या है, आपका जो कैरेक्टर उनके माइंड में था या आपकी जो आइडेंटिटी उनके माइंड में थी वो कंप्रोमाइज हो गई, है ना, वो कंप्रोमाइज हो गई। आप जिन चीजों को वैल्यू में ऊपर रखते थे वो उनको लगने लगा कि अब वैल्यू में मनी ऊपर हो गया है ना, इसलिए वो सब चीज को कंप्रोमाइज कर दिया। वहीं पे आइडेंटिटी का क्राइसिस हो गया आपका, है ना। आपको बहुत गिल्ट फील होने लगा कि यार उनको ऐसा समझ आया, मैं जाके उसको एक्सप्लेन करूंगा और मैं जाके पैर पड़ूंगा। आप तब तक रेस्टफुल नहीं रहोगे जब तक आपको लगेगा कि, जब तक आपको नहीं लगेगा कि मैं जाके एक्सप्लेन करूं। हम कई बार कुछ लोगों को जाके एक्सप्लेन करते हैं, क्यों? आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण से, वो मुझे गलत समझ लिया। अदरवाइज कोई कुछ भी समझे, क्या मतलब है भाई, पर एक्चुअल में क्या है, आपकी आइडेंटिटी कंप्रोमाइज हुई, है ना। एक बूढ़ा पर्सन जिसको हम ले जाते हैं कि भाई शादी पक्का करने के लिए आप बोल के आओ करके, है ना, लेके जाते हैं भाई, आप हमारे घर के बुजुर्ग हैं, आप बोल के आइए शादी में कि भाई बात पक्की है, लड़की पसंद है, लड़का पसंद है करके। बुजुर्ग को क्यों लेके जाते हैं भाई? बुजुर्ग अपनी आइडेंटिटी पे 60 साल काम किया है ना। आप तो आइडेंटिटी चेंज करते रहोगे, 20-21 साल में ऐसा होता रहता है, हमारा कैरेक्टर बिल्डअप नहीं हुआ रहता। तो हम क्या है, वैल्यू सिस्टम में कभी भी किसी को कर लेते हैं। आप देखना किसी दुकान में, है ना, एक बेटा रहेगा एक बाप रहेगा, बाप कस्टमर को जाने नहीं देता, पर बेटा क्या करेगा, अपने छोटे मोटे एटीट्यूड के लिए इधर उधर कर देगा, पर बाप जो है उसको पता है कि इस दुकान की इमेज है। तो क्या है, उस बूढ़े पर्सन को हम इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि ना वो अपने आइडेंटिटी को इजीली कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर उसने कोई वचन दिया है कि हाँ मैं आपकी घर की लड़की को ले जाऊंगा करके शादी के लिए, मेरे यहाँ के बेटे के लिए, तो उसकी बातों की वैल्यू है ना, क्योंकि उसने उसी चीज पे तो 60 साल काम किया है ना। इसलिए क्या होता है, आइडेंटिटी बनाने के लिए अपना कैरेक्टर बनाना जरूरी होता है। और कैरेक्टर कैसे बनता है, किन चीजों को आप सबसे टॉप पे रखते हो, है ना। जैसे क्या है, आपको मैं जब भी देखता हूं तो आप अगर मुझे हमेशा से कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हुए दिखते हो, चाहे फेस्टिवल हो चाहे कुछ हो, तो आपके वैल्यू सिस्टम में जो करियर है वो सबसे टॉप पे है। मतलब, या कुछ लोग ऐसा है कुछ भी हो जाए हमेशा से दौड़ते हुए वॉकिंग करते हुए रोज सुबह मिल जाएंगे, उनके वैल्यू सिस्टम में हेल्थ टॉप पे है। चाहे घर में कुछ भी हो जाए, कोई मर भी जाए तभी भी क्या है करना। सचिन तेंदुलकर के फादर एक्सपायर हो गए थे, पर वर्ल्ड कप चल रहा था, वो 2 दिन बाद वापस आ गए। क्यों? इट डजंट मीन कि उनको अपना करियर को ये, पर कंट्री टॉप पे था। और ऐसा होता है कई बार कि जब आप IAS IPS बनोगे तो कई बार फैमिली को कंप्रोमाइज करके आपको डिस्ट्रिक्ट के लिए या कंट्री के लिए कुछ करना पड़ जाता है, ऐसा होता है।
है ना। और जिस दिन आपका इमेज वैसा हो जाता है, इट मीन्स आपका कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है ना। आपको लोग पहचानने लगे कि ये अगर आईएएस ऑफिसर है तो ये गलत नहीं होने देगा, है ना। वो आपकी आइडेंटिटी है, क्रेडिबिलिटी, यस क्रेडिबिलिटी, है ना। और यही चीज है आपके साथ इंपॉर्टेंस, और इसी चीज को हम लेके आगे चलते हैं। इसलिए क्या है, अगर जो ट्रूथफुलनेस है वो धीरे धीरे करके आपकी कैरेक्टर बनाता है ना। अब जैसे क्या है, कई बार ना कुछ लोगों को ना मीडिएटर बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि ये बताएगा, देख बताइए तू बता सही है कि गलत है करके, है ना। क्यों पता? क्योंकि उसने वो कैरेक्टर बनाया है अपने में कि वो हमेशा से कभी भी किसी में बायस नहीं रहता, वो जो सही है उसके साथ में रहता, गलत है तो गलत के अगेंस्ट में रहेगा, चाहे मेरा दोस्त हो चाहे कोई भी हो। हाँ, तो क्या है, हम अपना इमेज ऐसा बनाते हैं और वो कैरेक्टर का पार्ट बनता है, और वही है कैरेक्टर, है ना। तो कैरेक्टर मतलब वैल्यू सिस्टम, और वैल्यू सिस्टम में मैं चाहता हूं कुछ साल के लिए इवन फैमिली को भी थोड़ा नीचे करके करियर को ऊपर ले जाओ वैल्यू सिस्टम में, ठीक है ना। एक बार उसको ऊपर ले जाओगे तब आपको बार बार अपने कैरेक्टर को कंप्रोमाइज करके कुछ चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, समझ लो ना, है ना। क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई पर्सन चोर क्यों बन जाता है, चोर से भी पूछोगे चोर बोलेगा कि चोरी करना गलत बात है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वैल्यू सिस्टम में वो ऊपर में है ना। पर क्या है, उसके पास मजबूरी इतनी हो गई कि उसको कंप्रोमाइज करना पड़ गया, आइडेंटिटी को कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है जब हमारे पास पैसे नहीं रहते, है ना। और वो सबसे बड़ा क्राइसिस है। कोई भिखारी थोड़ी ना चाहेगा कि मुझे भिखारी बोला जाए, नहीं चाहेगा, पर उसके पास मजबूरी है। तो कभी भी मजबूरी उस लेवल पे ना आए कि आपको अपने कैरेक्टर को कंप्रोमाइज करना पड़े, है ना। आपके वैल्यू सिस्टम में मर जाना बहुत बड़ी बात होगी, पर एक चीज है, आप ह्यूमन बन के आए हो ना, तो मरने के लिए तो नहीं आए, सिंपल चीज। तो मरना किसी भी वैल्यू सिस्टम से सबसे लास्ट में होना चाहिए, एक्सेप्ट कंट्री के लिए छोड़ के, है ना। क्योंकि देखो, आपका जिंदा रहना कंट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपका मरना, समझ पा रहे ना। तो क्या है, जो जिंदा रह के पूरे लाइफ टाइम कंट्री के लिए करता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जो कंट्री के लिए मर जाता है। दोनों ही अपने लिए काम किए हैं। वहां पे इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी मरने की तो वो मर गए, पर आपको लाइफ टाइम सर्व करना है, आपका रहना ज्यादा जरूरी है। आपकी फैमिली में जब आपके आगे की फैमिली हो जाएगी तो आपको जीना ज्यादा जरूरी है, आप मर भी नहीं सकते अपने लाइफ अपने मन से, गेटिंग इट, है ना। तो दैट्स वाई तो बनने का रीजन जैसे इन्होंने बताया कि यस मुझे अपनी आइडेंटिटी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली ना इंडिया में आइडेंटिटी पोस्ट से आती है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, आइडेंटिटी पोस्ट से आती है, जबकि आइडेंटिटी आनी चाहिए कैरेक्टर से। एक बूढ़ा पर्सन जो है वो भले किसी पोस्ट में ना हो, पर हो सकता है वो ज्यादा बेटर कैरेक्टरफुल है, बहुत अच्छे वैल्यू सिस्टम वाला हो, हाई वैल्यू सिस्टम वाला हो, पर उसका वैल्यू सोसाइटी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सोसाइटी कैरेक्टर को वैल्यू नहीं देता, हमारा सोसाइटी किसको वैल्यू देता है? पोस्ट को वैल्यू देता है ना। इसलिए हमको ना क्या है ना, अनफॉर्चुनेटली इसके पीछे भागना पड़ता है। भाई कुछ साल ना डेवलप कंट्री हो जाएंगे ना तो आप पोस्ट पे नहीं जाओ भागोगे, फिर कैरेक्टर पे भागोगे, ठीक है। अच्छा, आपका क्या कारण है? सर्व करना चाहते हो? हम्म, जब ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर वो है कि अपना पावर होता है, बिना पावर कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये बात है। मैं कितना किसी को समझा दूं, या तो सोशल मीडिया में किसी तरह के सीरियल बना के पॉपुलर हो जाऊं तब सब लोगों को बताओ, है ना, वो एक पावर का मैकेनिज्म है, या तो पोस्ट में आ जाओ, है ना। वही अनफॉर्चुनेटली तरीका ये है, जो तो अच्छा वो सोशल मीडिया आ गया, नहीं तो कभी लोकल लोगों का वॉइस ग्लोबल हो ही नहीं पाता, है ना। तो यस, हमारे पास पोस्ट, या इवन आप इलेक्शन में भी जाओगे तब भी क्या है, आप 40 साल खटोगे तब किसी तरीके से आपको टिकट मिलेगी तब आपको आगे का कुछ मिलेगा, तब आप कुछ कर पाओगे। या तो शॉर्टकट तरीका वो वाला जो है ओपी चौधरी वाला,
है ना, IAS IPS बन जाए, फिर इसका सीधा पॉलिटिशियन बन जाए, तो वहां से वो भी एक शॉर्टकट तरीका है। पोस्ट आया ना इसलिए तो उसको टिकट मिले, पोस्ट नहीं होती तो थोड़ी ना टिकट मिलती, है ना। तो यस, अगर कंट्री के लिए कुछ करना भी है ना, तो पहले खुद के लिए कर लो, है ना। हेल्प योरसेल्फ, देन आपको दूसरे की हेल्प करनी है। पैसे रहेंगे तभी दूसरों को पैसे दे पाओगे, नहीं रहेंगे तो कहां से हेल्प करोगे, है ना। तो दैट्स व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस, पावर तो आपने बताया था। यस, पावर हर किसी की रिक्वायरमेंट है और डिफेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। और कई बार आपको लाइफ में फील होगा कि यार मेरे पास कुछ होना चाहिए था, दे देता ठाय ठाय, है ना। स्टार्ट करने के लिए हाँ। if I get this हम्म। chance there, chances तो है। हम्म। if I get this तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, not there, मैं जिंदा ही नहीं, कुछ ऐसा करके जाऊँ तो उसके बाद भी मेरा नाम रहे कम से कम। स्पेशली अगर मुझे चांस मिलता है तो आई वांट टू वर्क इन एजुकेशन। वेरी गुड। एजुकेशन में अगर मुझे मिलता है चांस तो एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन में वर्क करना चाहूँगा। कि आज के टाइम पे जो भी कंटेंट पे जो मैं फोकस कर रहा है एजुकेशन, एजुकेशन जो एजुकेटेड है एक्चुअली में वो ज्यादा है। आई वांट टू वर्क इन दैट एक्चुअली। तो अगर बाकी किसी भी जगह मुझे चांस मिलता है तो मैं कुछ ऐसा सीख करना चाहूँगा कि मेरे मरने के बाद भी कम से कम मेरा उस सालों तक तो नाम रहे। जिंदा रहने के बाद भी। अगेन यहाँ पे एक चीज है कि नाम के लिए आई ग्रेडी इन दिस थिंग, आई एम टोटली ग्रेडी। मुझे यहाँ पे मैं टोटली ग्रेडी हूँ कि मुझे भी उस फिगर्स में गिना जाए, जैसे हम केवल के साथ लाइक मदर टेरेसा और बाकी, हाँ। जैसे या फिर कुछ बड़े बड़े बिजनेसेस का नाम भी लेके इसमें हाँ। बट हाँ, अगर गिना जाए मुझे भी कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी कोई ऐसा कुछ ऐसा वर्क किया कि उसका नाम तो अगर आता है तो इट्स गुड फॉर, लेकिन नहीं आता तो जो भी बताएगा। हाँ, देखो क्या है, देखो देखा जाए तो अपन दूसरे प्लैनेट्स अगर देखते तो ऐसा है कि अर्थ में ना एक अच्छा इन्वायरमेंट बना, बहुत सारे चींटी उटी आ गए, फिर इसका इन्वायरमेंट खत्म हुआ, सबके सब मर गए। हम वैसे ही हैं, है ना। एक सीजन में मच्छर जैसे पैदा हो जाते हैं ना, है ना, एक सीजन खत्म होते ही मच्छर खत्म हो जाते हैं, चींटी आ जाती है, फिर मर जाते हैं। अर्थ के एक सीजन में हम अर्थ के एक टाइम पे हैं जिस समय ह्यूमन आ गए हैं और वो खत्म हो जाएंगे। एक्चुअल में रियलिटी यही है ना। जैसे क्या है, कोई किसी का डेड बॉडी है, चूहा हुआ कुछ मर गया है, उसमें धीरे से इल्लियां आ जाती है, क्यों? कंडीशन इन्वायरमेंट बन गया, है ना, उसके कारण से इल्लियां आ गई और जैसे कंडीशन इन्वायरमेंट खत्म हुआ वो मर गया। तो देखा जाए तो हम वैसे ही जीने के लिए आए थे क्या, वैसे ही मरने के लिए आए थे क्या? नो, है ना। देखा जाए तो कुछ तो करके जाए जिसमें ऐसा तो न रहे कि एक और आदमी मर गया, खत्म हो गया, क्या है ना। तो यस, देखो आइडेंटिटी तो ठीक है, मेरा एक नाम है, पर एटलीस्ट क्या है उनका जो किया हुआ कार्य, जो एक्चुअल में जो कंट्रीब्यूशन बोलना चाहिए सोसाइटी में, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एजुकेशन डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एजुकेशन एंड हेल्थ तो है ना, ये दो चीजें ना। यस, एक्चुअली उसमें बस एक वर्ड जोड़ना है कि मॉरल एजुकेशन, है ना। यस, वो उसका मिसिंग है, उसकी कमी है। यस, यस, ग्राउंड वर्क करना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लड़की हूँ और मतलब ऐसा होता है ना लड़कियों को नौकरी राइट, राइट, है ना, तो हम पूछते हैं मतलब पेरेंट्स ये नहीं बताते कि क्यों नहीं जाते, बस ये कहते हैं कि 8 बजे के बाद से घर से बाहर नहीं। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा केस नहीं। मैंने मतलब अपने कजिन्स को देखा है, बहुत लोगों को देखा है कि मतलब सेफ नहीं है, ऐसा है वैसा है। इवन कई लोग ये भी कहते हैं कि जो पुलिस है उनसे ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। ये स्टीरियोटाइप डेवलप्ड है। तो सर मुझे ऐसा लगता है ना कि पुलिस एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही है, साथ ही लोगों को सेफ फील करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वुमेन सेफ्टी को मुझे बहुत जल्दी काम करना है अपने। और यूपीएससी इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली इवन पुलिस सर्विस का पोस्ट है।
देखो अनफॉर्चुनेट, सेकंड जो लॉस का मिसयूज लड़कियों द्वारा किया जा रहा है ना, उस पे भी लाइक लड़कों के आगे लाइक फॉल्स एक्यूजेशन जो होते हैं उनको एक्यूज करना, उस पे गुड। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस है, पीसफुल चीजें लाइक जैसे कुछ कंट्रीज होती है जहाँ पे लड़कियां कभी भी आ सकता है, भी आ जा सकती है, स्टेट सिक्योर जो होता है वो एटमॉस्फेयर वो इक्विलिब्रियम गुड गुड। देखो अनफॉर्चुनेटली हम 8 बजे के बाद निकल नहीं पाते, कितना अनफॉर्चुनेट है। मतलब वेमेन जो है 8 बजे के बाद निकलना अनसेफ फील करते हैं पेरेंट्स। ये जो फीलिंग है ना, ये जो डर है ना, यही खत्म करवाना जरूरी है। जैसे क्या है ना, अगर मैं जाता हूँ, मुझे लगता है कि आरटीओ में कुछ काम है, तो मुझे डेफिनेटली लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे पैसा देना पड़ेगा। ये जो फीलिंग है, भले वहां पे पैसा देना ना पड़े या पड़े, भले वेमेन सिक्योर हो 8 बजे के बाद या ना रहे, पर ये जो फीलिंग है ना, वो खत्म होने में कई टाइम लग जाएगा। कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाऊंगा तो वहां पे मुझे किसी ना किसी बाबू को पैसा खिलाना पड़ेगा, तभी मेरा काम होगा। परसेप्शन ऑफ करप्शन इंडेक्स निकलता है गवर्नमेंट का, उसमें यही होता है कि आपको परसेप्शन क्या है कि वहां पे गवर्नेंस में कितना पैसा देना पड़ेगा। वैसी है ये जो वुमेन का सेफ्टी का जो परसेप्शन है, ये पेरेंट्स से तब तक नहीं जाएगा जब तक 100% सिक्योर टाइप का नहीं होगा। वैसे 100% कभी होता नहीं है, पर मिनिमम केसेस जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। अब वुमेन एम्पावरमेंट में ये एक एसेंशियल पार्ट है ना। बहुत सारे आईटी हब में, आईटी कंपनीज में वुमेन को रात को जाना होता है ना, डे टाइम में जाना होता है, मेल को भी ऐसे जाना होता है, कोई बात नहीं। आईपीएस बनने के बाद भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, नाइट में कभी जाना पड़ेगा, कभी डे टाइम में जाना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो यहीं पे तो हर्डल बन गया ना, यहीं पे तो हर्डल बन गया। इसका मतलब इसलिए ना, ये जो अमर्त्य सेन और महमूद अल हक, इनको क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के क्राइटेरिया के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट का कैटेगरी निकालने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना। हमारे यहाँ से अमर्त्य सेन नहीं यार, हाँ वही तो थे, हाँ गुड गुड वही थे। उसमें उन्होंने ये बोला कि अगर लोगों के पास चॉइस को लिमिट कर दोगे ना, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। चॉइसेस को लिमिट कर देना, मतलब चॉइसेस को कैसे लिमिट करना, जैसे क्या है, अगर मुझे शादी करनी है तो मेरे को अपने कास्ट में करना है ना। मुझे करियर बनाना है तो इंजीनियरिंग नहीं करना है, क्यों, बाकी करियर नहीं है, अच्छा है। क्यों अच्छा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसका मतलब मेरी चॉइस लिमिट हो गई, क्यों, अपॉर्चुनिटी नहीं है अच्छी। मतलब मैं टैलेंटेड था, मैं फुटबॉल प्लेयर अच्छा था, पर इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरी चॉइसेस लिमिटेड हो गई ना, मतलब मेरा इंडिया डेवलप नहीं है ना। एक तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जेंडर बेस्ड है ना। अब जैसे दूसरा भी चीज ने आपने बोला कि जैसे जो डावरी केसेस होते हैं, उनको भी जज को भी पता है 70% ऑफ फॉल्स केसेस होता है ना। क्या होता है कि डावरी केसेस में कि रिलेशन में थे, गर्ल बॉय दोनों एडल्ट थे, उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी हो गया, है ना। अब शादी नहीं हुई, उसके कारण से विमेन ने उसके ऊपर केस कर दिया। ये इसके दोनों एंगल हैं, एक तो है इमोशन और दूसरा है फिजिकल वाला, है ना। तो क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये इस चीज में नॉर्मली जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उसको अलग तरीके से देखता है। उसको क्या है, विमेन ने अगर रेप केस किसी पर किया है तो उसको नॉन अवेलेबल है, खत्म, है ना, वो फिर बच ही नहीं सकता, नॉन अवेलेबल है। उसके पास बचने का, मैन के पास बचने का एक ही तरीका है, वो उससे शादी कर ले फिर डिवोर्स करे। अब सोचो, अब देखो ये सिस्टम की कितनी बड़ी खामी है, जिसने रेप का एलिगेशन लगाया उससे उसने शादी किया। ना तो लड़की चाहती थी ना लड़का चाहता था, पर इस पूरे झंझट से बचने का मैन के पास एक ही तरीका है कि वो शादी करके डिवोर्स करे, वो ज्यादा बेटर है रादर देन रेप केस लड़ना। हाँ, बहुत सारे, वही बता ना, ये सारा केसेस एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं, वही। अब क्या है, यहां पे यही चीज है, देखो वुमेन को एम्पावर करना पड़े, मतलब वुमेन एम्पावर्ड नहीं है ना। ये है ना कि ना, जैसे क्या है, अगर काम नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहन लो,
और वो वुमेन बोलती है, इसका मतलब जो चूड़ी पहनने वाली वुमेन है वो अनएम्पावर्ड है, वो वीक है। ये मेल के लिए गाली नहीं है, फीमेल के लिए गाली है ना। अगर आप मतलब आप उसको वीक बताते हो कि तुम चूड़ियां पहन लो, मतलब जैसे विमेन वीक होती हैं वैसे आप चूड़ियां पहन लो, तो ये मेल के लिए नहीं है, ये विमेन के लिए है। जिस दिन ये परसेप्शन खत्म करेंगे ना, उसी दिन सही हो पाएगा, है ना। तो ये सही बताया, और इस पे काम करने के लिए बहुत लंबा टाइम है, ठीक है, स्टार्ट करेंगे तभी हो पाएगा। यस, आपका क्या करना है? सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करना है हम्म। और स्टेट के डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करना है, और जो ये फील्ड है ना, हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ठीक है, आपका? है। मेरा सबका मिक्स जैसे कि मैं जहाँ से आती हूँ, मैं वहाँ पे देखती हूँ कि हर जगह ऐसा होता है कि जैसे कि कोई मिनिस्टर आना, उसने एक दिन पहले सब जगह की साफ सफाई होती है, बाकी दिन वैसे ऐसे ही पड़ा रहता है। बगल में ऐसे ऑफिस है हाँ। और उसकी बगल की रोड पे इतने सारे गड्ढे हैं, वो हाँ। किसी को दिखाई नहीं देते, पर जब से हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है ना, हाँ। ऑफिस बनना चालू हो गया, पर हाँ। उसके बगल का रोड किसी को नहीं देखा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर जिसको भी ठीक करना लगता है। हॉस्पिटल की भी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने लायक तो बिल्कुल नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ठीक है, ठीक है। से वर्क करना है, जैसे कि अभी ज्यादातर लोग हैं तो डॉक्टर इंजीनियर यही सारी फील्ड से जाते हैं, और बाकी जो भी स्किल्स हैं अपने जो भी है, जैसे कोई पेंटिंग अच्छा करना चाहता है, हाँ, लिमिटेड चॉइस। हाँ, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल ना, वो बोलेंगे भी नहीं। आप भी पेरेंट बन जाओगे ना, बच्चों को नहीं बोलोगे, है ना। हम कितना भी ओपन माइंडेड हो, पर हम चाहते हैं बच्चा अपना जॉब सिक्योर करे, अपना खुद का होना चाहिए। होता है उसको आगे बढ़ाए। एक चीज बताओ, है ना, छत्तीसगढ़ से कम बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, पर वही साउथ के या नॉर्थ ईस्ट के या वेस्ट बंगाल के या इधर जगह पे स्पोर्ट्स के बहुत सारे बच्चे जाते हैं, हरियाणा, है ना। ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ जगह से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, कुछ जगह कम बच्चे निकलते हैं। एक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिस कंट्री से स्पोर्ट्स के पर्सन ज्यादा अच्छे निकलते हैं, मतलब वो कंट्री डेवलप कर रहा है, क्योंकि उसने स्पोर्ट्स को भी एज अ करियर ऑप्शन रखा है, और करियर ऑप्शन रखा है तभी उसका टैलेंट और अपॉर्चुनिटी दोनों मैच करना है। हमारा टैलेंट कहीं और, मैं बताया ना कि कहीं और, मेरा पेंटिंग में मैच करता है, पेंटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं जबरदस्ती बाबू बन के बैठा हुआ। मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहीं पे ऑर्केस्ट्रा में गाना गा रहा हूं, है ना। यही तो पेरेंट भी देखते हैं, और यही प्रॉब्लम हो जाता है ना। आप जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है। जब तक हम अपने आप को डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। तो विद इन इंडिया अलग अलग स्टेट अलग अलग लेवल के डेवलपमेंट पे है ना। आप देखो कि वेस्ट बंगाल एक जनरेशन आगे निकल चुका है, क्यों? वहां से स्पोर्ट्स, वहां पे कल्चर, आर्ट, सब चीज हाई लेवल पे है। यहाँ पे क्यों? फूड का क्राइसिस था, पहले तो खाना हो जाए तब तो नाच गाना चले। हाँ, क्या है कि हर कोई पहले तो देखता है कि खाने का हो, और खाने के लिए वो चाहे बाबू बन जाए, चाहे प्यून बन जाए, कुछ भी बने, पर वो चाहता है कि पहले मुझे खाने का मिले, और इसलिए ना वो अपने टैलेंट को कभी भी नहीं कर पाता, है ना। तो यही है, इंडिया के साथ ये डिफिकल्टी है। आप बताओ। कंबाइन है। ठीक है। ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी स्किल होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज, और वही रीजन हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैरिज हो गए, बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैंने खुद ही देखा है, मेरे क्लासमेट्स मोस्टली मैरिड है, मैं जितने पर लिखती हूँ आसपास देख कर थोड़ा अजीब लगता है, क्यों है इसका प्रोफेशनल रीजन है, क्योंकि उनके पास पहले टैलेंट था, स्किल ऐसे है कि उसको 93% 94% डाइवर्ट कर, फिर भी वो वर्क नहीं करता। जैसे मैं चाहती थी कि मैं यूपीएससी का, तो मैंने अपने फादर से कहा, उनके पास मतलब अपॉर्चुनिटी थी कि वो मेरे को दे सकते, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने इतने टैलेंटेड होने के बाद इस चीज को प्रेफर नहीं करते, तो वैसे मतलब सर बहुत दिक्कतें हैं, बिल्कुल है।
जिनके पास स्किल है उनको तो अपॉर्चुनिटी कम से कम मिलनी चाहिए। वही है, देखो स्किल को प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है ना, वही वही प्रॉब्लम है, प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरा क्या है, वैसे कोई बिजनेस पर्सन बहुत अच्छा है ना, पर उसको क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, ये इशू है। इसलिए पहला बताना कि हैप्पीनेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अपना एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम होना चाहिए, है ना। और मिनिमम लेवल ऑफ इनकम होते ही आप अपने आइडेंटिटी पे काम करने लग जाते हो, हाँ, और यही काम करना है, ठीक है ना। जब हम अपन अपने आइडेंटिटी के लिए काम करें ना, तो मोटिवेशन आउटसाइड से नहीं आना चाहिए, मेक श्योर मोटिवेशन मेरे इनसाइड से आना चाहिए, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है ना। तो इसलिए क्या है, अभी पेरेंट्स से या जिनसे भी पैसा लेके पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ो, क्योंकि बाद में आप रिटर्न कर लोगे, पर ये टाइम नहीं आएगा, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए क्या है, अभी 1 साल 2 साल कभी भी छोटा मोटा जॉब पकड़ के तैयारी करने के लिए मत जाओ, जब तक आपको पेरेंट्स से या आपके आसपास से सपोर्ट मिल सकता है, तब तक आप, यस, है ना, क्योंकि आप उससे ज्यादा अच्छा कर पाओगे। आपको बस 1-2 साल सपोर्ट सिस्टम में चाहिए, है ना। अगर बाय द वे किसी कारण से नहीं हो रहा है, तो ऐसा जॉब पकड़ो जो कि आपको मेंटल टेंशन कम दे, फिजिकल टेंशन भले दे दे, है ना। फिजिकल टेंशन मेरे को भले गड्ढा खोदने दे दे, पर गड्ढा खोदने के बाद पैसा मिल जाए मुझे, पर ऐसा है कि उसका गाली भी सुनना पड़े तो वो मेंटल टेंशन है। तो एक चीज और है सर, वो गवर्नमेंट जॉब को तो अपन लिखते हैं कि इसका सरकारी नौकरी है तो मतलब वो प्रो है, और जिनके पास प्राइवेट है उनका तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि हाँ, जैसे वो सोना है वैसे ही गवर्नमेंट जॉब है। गोल्ड का क्या है, गवर्नमेंट कल के दिन डिवैल्यू भी कर देती है ना, कि गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं है, तभी भी लोग गोल्ड पकड़ के बैठेंगे। वैसी है, क्या है कि जो चीज टाइम टेस्टेड होता है ना, उसको लोग ज्यादा ये करते हैं। जैसे रशिया के साथ फ्रेंडशिप हमारा टाइम टेस्टेड है ना, तो वैसे ही है। तो गवर्नमेंट जॉब के साथ यही है, देखा जाए गवर्नमेंट जॉब का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, अपन उस पर बात करेंगे कभी। पर एक ही चीज है कि देखो, पहला लाइफ में सर्टेनिटी आना जरूरी रहता है कि हाँ मेरा लाइफ सर्टेन हो गया, इसके बाद आगे जो भी करना है करना है। तो अपन नीचे पे लेवल पे है, गवर्नमेंट जॉब से हम थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, इसके बाद आपको लाइफ में जहां पे भी स्पाइक करना है कर सकते हो, पर मिनिमम रिस्क पे रहोगे उस समय। अभी ऐसा है, आप लोन लेके कोई बिजनेस चालू करोगे, तो उसको अगर बाय द वे बिजनेस नहीं चला तो उसको बचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो नहीं है। पर जॉब लेने के बाद बिजनेस करोगे तो जॉब तो है आपके पास, एक बफर तो है, उसके बाद भले बिजनेस करते रहो, ठीक है ना। इसलिए अभी पहले अपनी आइडेंटिटी, अपना एक पोस्ट, एक गवर्नमेंट जॉब रख लो, एक लेवल ऑफ इनकम हो जाए, ताकि आप एटलीस्ट पैसे के लिए अपने कैरेक्टर को कंप्रोमाइज ना करना पड़े, कभी भी खाने के लाले ना पड़े, ठीक है ना। तो वो चीज को अपन कर लें, है ना। और प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर और भी आएंगे अपन, कैसे क्या करना है करके। पर बेसिक लेवल का ओरिएंटेशन यही था कि हमको स्टडीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेना है, और सीरियस इसलिए लेना है क्योंकि ये मेरी बात है, मेरे लिए है ये, है ना, मुझे अपने लिए करना है, और वो भी टाइमलाइन के साथ करना है, ठीक है। जो मेरे को टाइमलाइन मिला उसी के साथ करना है, क्योंकि जैसे ही टाइमलाइन क्रॉस करोगे ना, आपको अर्निंग के साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना। सपोर्ट सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, सपोर्ट सिस्टम के बाद फिर गाली पड़ना चालू होती है कि क्यों नहीं हो रहा है इतने दिन से। तो इसलिए क्या है, अपना आइडेंटिटी मेंटेन करो और कंसिस्टेंट हो। यस प्लीज। हम्म बहुत सारे डिफरेंट ब्रेन्स, यस यस, कभी भी एक दूसरे से कम नहीं। बिल्कुल, हाँ। तो वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, उनमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो अदर देन से ज्यादा हाईलाइट? सेलेक्टेड कैंडिडेट हाईलाइट बस इसलिए होते हैं क्योंकि सेलेक्ट हुए हैं, समझ रहे ना। उससे ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं उसको जो नहीं सेलेक्टेड हुए हैं। इवन आप ना टॉपर का इंटरव्यू सुनना और टॉप 10 या टॉप 100 में किसी और का भी इंटरव्यू सुनना, कई बार आपको ना नीचे वाला ज्यादा टैलेंटेड लगेगा सुनने में, है ना, ज्यादा मैच्योर लगेगा, है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या है, जो एग्जाम है ना, वो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जिसमें 10 प्लस माइनस 10 या 20 मार्क्स ना इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। पर आप अगर 300 रैंक ला रहे हो या टॉप रैंक ला रहे हो, आप इक्विवेलेंट हो टैलेंट के मामले में, ठीक है ना।
आपको आईएएस मिले, आईपीएस मिले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन आप सेलेक्टेड नहीं हो पा रहे हो, कई कई बच्चों का मेंस वाला माइंड होता है पर प्री के हिसाब से क्रैक नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो मेंस अब उसमें भी कुछ नहीं कर सकते मैं बताया ना कि आपका टैलेंट को कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम आपको जज कर पाए। जैसे अभी रिसेंट का एग्जाम हम्म सर, उसमें सब यही कह रहे हैं, और जब हम पेपर देखे थे तो हम भी शॉक थे। पॉलिटिकल क्वेश्चन, हाँ हाँ, गवर्नमेंट के तो मेरे को इस पर एग्जाम ना 3 पेशेंट। देखो मान के चलो प्री क्या है, मैं बता रहा हूँ प्री और मेंस में क्या डिफरेंस हो रहा है। प्री वो है जो आप जिस तरीके से ड्रेसअप होके आए, टाई वाई लगाए, ताकि आपको एंट्री मिल जाए, प्री वही है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो पर्सनालिटी है वो तो मेंस और इंटरव्यू में ही जज होता है, तो प्री में रिजेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप प्रॉपर सूटेड बूटेड होके नहीं गए हो, उसी कारण से रिजेक्ट। मतलब क्या है ना, आपको स्टार्टिंग में उतना करना पड़ेगा कि प्री निकल जाए। प्री 1 नंबर से निकले या 10 नंबर से निकले, प्री निकलना जरूरी है, ठीक है। प्री निकल जाए तो हम टैलेंटेड हैं ही मेंस में। हाँ बुझे, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हम्म नेक्स्ट ईयर। हम्म 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 हाँ 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 हम्म हाँ, उसमें कुछ और, हाँ बिल्कुल, हाँ राइट, हाँ 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 हम्म 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 बिल्कुल, हाँ हम्म 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 नहीं ला पा रहे हो। ये, हाँ मैं इसका एक जनरलाइज आंसर दे रहा हूँ, फिर स्पेसिफिक के लिए आप मिलिएगा, है ना। जनरलाइज आंसर क्या होगा, फर्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन ये होती है जिस समय हमको ना सारी चीजों के बारे में पता चलना चालू होता है ना, कि हाँ ये सब हिस्ट्री में ऐसा सा हुआ था। हाँ ओके, हाँ बिल्कुल, मैं उस पर बात करूंगा श्योरली, हाँ उधर पे बात करूंगा ना। एक जनरलाइज्ड आपके साथ सबसे बड़ा इशू यही आएगा, स्टार्टिंग में जब ना आप स्टडी करना चालू करोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सब के बारे में आपको याद रखना है, कुछ चीज़ें समझ आ रही है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही, बीच बीच में गैप्स बहुत हैं, ऐसा होता है ना। अब इसके बाद डेटा आने लग जाता है, आरबीआई बोलेगा कि हमारा जो जीडीपी है 7% या 8% ग्रोथ किया, और उसके बाद क्वार्टरली डेटा भी आएगा, है ना। उसके बाद ना इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, फिर डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, सबका, आईआईपी का डेटा, सबका डेटा आएगा। कितना याद रखना है, एक्चुअली देखा जाए ना, अगर आप मेंस के हिसाब से देख रहे हो ना, आपको बहुत लिमिटेड डेटा याद रखने हैं। कैसे,
जैसे क्या है, जब मैं आंसर लिखना चालू करता हूं तो मुझे रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ पे मुझे एक डेटा डालना था, है ना। जैसे क्या है, मैंने आंसर लिखना चालू किया क्लाइमेट चेंज पे मैंने डेटा डाला। फिर मुझे यहाँ पे एक डाउट हुआ कि इस बार रिसेंटली जो क्लाइमेटिक समिट हुआ था उसमें कुछ हुआ है जिसका मैं डेटा नहीं डाल पा रहा हूं। तो वहां पे नीड आएगी आपको कि मुझे कुछ आंसर यहाँ पे करना था, और सिर्फ उसी फैक्ट को उठा के याद रखो। आप जो रोज की न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें सिर्फ ट्रेंड याद रखो, सिर्फ ट्रेंड, उसके अलावा कोई डेटा याद मत रखो। जब आंसर राइटिंग करोगे ना, तब जो डेटा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, उसी डेटा को याद रखना। हाँ, इसलिए आंसर लिखोगे तब ये आएगा कि क्या चीज की डेटा रिक्वायरमेंट हो रही है। आपको एक हेल्थ की डेटा जरूरत पड़ेगी, एक एजुकेशन का। हेल्थ का कैसे डेटा लगेगा कि एक एरिया पे कितने पर पर्सन में कितने बेड हैं, इतने पेशेंट पे कितना बेड है, इतने पेशेंट पे कितने डॉक्टर हैं, इतने पेशेंट पे कितने स्पेशलाइज हॉस्पिटल है। फिर उसी हेल्थ से रिलेटेड डेटा, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है ना, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है ना, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट क्या है। आपको नेचुरली यही क्वेश्चन आएगा कि हेल्थ का क्या क्या चीज होना चाहिए, ये सारी चीज होना चाहिए। तो इतना डेटा मेरे को याद रहना चाहिए कि इंडिया का क्या है, खासकर इंडिया का, और वर्ल्ड लेवल पे क्या रेफरेंस है। हेल्थ के लिए फिर डब्ल्यूएचओ का रेफरेंस, कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से इतने पे इतने पेशेंट होना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ देखो मैं उसमें बता रहा हूं। देखो एक चीज क्या होता है ना, हम ना कुछ अनसर्टेन क्वेश्चन के चक्कर में ना, ये जो 80% प्रिपरेशन जो इजीली किया जा सकता है उसको नहीं करते हैं। एक चीज मान के चलो, यूपीएससी का प्री हो या मेंस हो, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इतने बाउंसर होंगे जो आपको दुखी करने के लिए बने हैं। हाँ, वो उसी के लिए आप 80% पे फोकस करो। देखो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, 50% कहीं पे भी सिलेक्टेड हो, टॉपर बन जाओगे। आपको 50 to 60% ही करेक्ट करनी चीज है। आप ना जो जनरलाइज इश्यू है उनके लिए डेटा कलेक्ट करो। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, विमेन हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, ऐसे कुछ चीजों के लिए हमेशा से डेटा लेते हो, कहीं ना कहीं हमेशा हिट करता जाता है। हाँ 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 हाँ, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो आएगा। जैसे क्या है ना, आप जब आंसर राइटिंग चालू करोगे ना, हम लोग आपको जो कमेंट करेंगे ना कि ये चीज को इंक्लूड करो करके। हाँ ठीक है ना, आंसर राइटिंग आप जब ये पर ना, अगस्त सितंबर से चालू होता है आंसर राइटिंग, कुछ मेंस का सिलेबस होने के बाद ही आंसर राइटिंग होता है। हाँ 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 हाँ। तो क्या करो इस कंडीशन में, आप सिंपली क्या करो, आपका जो क्वेश्चंस है ना, आपका जो कुछ खुद से आंसर चेक करके लिख के लाओ, उसको चेक करवा लो फैकल्टी से। आप जैसे हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम अगस्त से जो चालू होगा, उसमें तो रेगुलर वे पे सबका चेक होगा। पर अगर आप लेके आते हो कोई भी क्वेश्चन का आंसर कि सर मैंने इसका आंसर लिखा है, चेक हो जाएगा। आफ्टर द क्लास आप चेक करवा लो टीचर से, और करना चाहिए आप, क्योंकि आप एडवांस लेवल के स्टडी में हो, है ना। हाँ 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 ठीक है। देखो आपका इशू इंडिविजुअल है, मैं थोड़ा सा उस पर जनरलाइज पे अपन आएंगे, 1 to 1 अपन बात कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऑनलाइन में किसी को डाउट है कुछ तो पूछो। हाँ हाँ हम्म हम्म हम्म
हम्म, और 9 में मैं क्लास पे थी, मैथ्स का एक होती थी क्लास हम्म, में अच्छे से टाइम समझा देती है, हम्म, एक साथ मेरा हम्म, मतलब एग्जाम प्लान हम्म, मैं एग्जाम दिलाऊं, अब मैं वहाँ क्या लिखूंगी क्या बनाऊंगी हम्म। ऐसा। इसके लिए क्या है, आपको एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज को ना हर फ्रिक्वेंट इंटरवल में, खासकर ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें ज्यादा रटने का है ना, उसको एमसीक्यूज के थ्रू करो। एमसीक्यूज के साथ आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। फिर पूरा मुझे समझना है, फिर क्या करना ठीक है, तो उसके लिए भी आपको भी 1 to 1 एक बार बैठना होगा। आप बैठिए अभी, आफ्टर द इसके क्लास के बाद आप बैठिए। आप 1 to 1, बहुत लोगों को ना ऐसे जरूरत होती है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहता है ना जो कि आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो प्लीज सिट विथ मी या दूसरे टीचर जिनके साथ भी बैठना है, और उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। ठीक है ना। तो मैं जानता हूँ ना, कुछ सब्जेक्ट्स खास करना स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो एमसीक्यूज के बगैर नहीं होते हैं, क्योंकि कितना रटोगे। देखो, एक है कि मैं पहले से पूरा ट्रांसपोर्टेशन में जब जाता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, तो मुझे सारे रूल पहले से पता रहना चाहिए, इसके बाद मैं गाड़ी चलाऊं। एक तरीका वो है। दूसरा, जब भी मैंने ठोका तब मैंने उस क्लॉज को पढ़ा, और उस क्लॉज को पढ़ने के बाद मुझे याद हो गया। किसमें ज्यादा इजीली याद होगा? जब नहीं, देखो, ठोकने के बाद जो याद होता है ना, वो सबसे अच्छे से याद होता है ना, तभी भूलेंगे। तो यही है, जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और उसमें गलतियां होती है ना, उसके बाद वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। तो जहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है ना, वहां पे उल्टा काम करो, एमसीक्यूज के थ्रू आंसर याद करो। समझो ना। तब आपको लगने लगेगा कि अब क्वेश्चन बन रहा है, अल्टीमेटली तो एमसीक्यू है, पहले तो प्री निकलेगा। और कोई मीन्स का भी ऑनलाइन चल रहा है, हाँ, मतलब ऑनलाइन में वो मैं हाँ, मतलब मैं कुछ लिख ही नहीं हाँ। लिखने का ना, वही बताना कि पहला लेवल होता है कि नॉलेज गेन करने का, और सेकंड लेवल होता है लिखने का। पहला आंसर जो लिखोगे ना, इतना घटिया लिखोगे ना कि उसको आपको फ्रेम लिख करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इंप्रूवमेंट करोगे ना, तब मजा आएगा आपको, है ना। पर लिखने में ना, हम एक तो आलसी बहुत है हम लोग, मैं सही बताऊं ना, क्योंकि मुझे पता नहीं है कंटेंट, इसलिए मैंने 100 की जगह मुझे 10 लाइन ही पता था, पर वो 10 लाइन नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 90 लाइन याद नहीं होते। पर 10 लाइन स्टार्ट करोगे तो 2 लाइन और एडिशन होता जाएगा हर बार। लिखना चालू करो। हाँ, तो इसके लिए क्या करना हो, आप जैसे जो जो लोग ना पहले से तैयारी कर रहे हो ना, वो रोज आंसर लिखना चालू करो। हाँ, कोई बात नहीं ना, बताया ना। हाँ, हाँ, हाँ। देखो, जब आप लिखना चालू करोगे ना फर्स्ट डे, आप ना जो लिखोगे ना, उसमें मैं करेक्शन करूंगा ना, तब आपको लिखने का तरीका पता चलेगा। पहले आपका नेचुरल वे आने दो, आपको लगने दो कि ये मेरा सही आंसर है। जब हम करेक्ट करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, और ये 5 से 6 एक्सरसाइज में ही हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कैसे लिखना है। फिर क्या लिखना है, उसमें बहुत टाइम लगता है। समझ ना। तो जो भी इस साल सीरियस तरीके से कर रहे हो, जो लास्ट ईयर पढ़ चुके हो पहले से, स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स एवरी डे। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका रीजन एक और है, थॉट्स कलेक्ट होके ना उस छोटे से उसमें नहीं आ पा रहे हैं, बॉक्स में नहीं आ पा रहे हैं, 150 वर्ड्स के बॉक्स में। मेरे पास इतना नॉलेज हो जाता है कि मैं उसको डाल नहीं पा रहा हूं। मतलब उसको जो वर्ड लिखने में मैं कैसे राइट करूं, जैसे कि समझ गए ना। तो किस चीज को लिखूं। समझ गया। ठीक है, आप ना वही बताया ना, आप लिख के लाओ, सर से चेक कराओ, मुझसे चेक कराओ, ऐसे रोज 4-5 दिन चेक कराओ, पर लेजी मत होना। आज अगर कमिटमेंट करो, आपने प्रॉब्लम बताया ना, मैं आंसर बताया, पर रोज दिखना चाहिए फिर। हाँ, तो रोज मुझे आंसर लेके आओगे, दिखेगा मुझे, तब मुझे दिखेगा कि रियली में आप कमिटमेंट आपको सही है। ठीक है ना। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, ऑप्शनल चूज करने के लिए ना, पहले ना जीएस के सब्जेक्ट से थोड़ा सा प्यार करना पड़ेगा। उस जीएस के सब्जेक्ट में एक बहुत प्यारा लगेगा। हाँ, है ना। तो पहला चीज है कि उससे प्यार आना चाहिए। 2-3 सब्जेक्ट से प्यार आ रहा है ना। हाँ। हाँ, तो जैसे क्या है, 2-3 सब्जेक्ट प्यारा आ गया, तो मतलब 10 में से तो 3 सब्जेक्ट रेडी हुए ना,
हाँ, अब उस 3 सब्जेक्ट को लेके आओ, है ना, मेरे साथ आओ, है ना, फिर से अपन बैठेंगे, उसमें से अपन प्रॉज एंड कॉन्स निकालेंगे। उसका 5-6 क्राइटेरिया होता है, आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड, सक्सेस रेशियो, जीएस के साथ ओवरलैपिंग, ये सारा चीज देख के ऑप्शनल डिसाइड होगा, है ना। और उसमें भी ये क्या करना, जैसे क्या है, ज्योग्राफी ऑप्शनल एक ना स्टार्ट होने वाला है अभी, है ना, जिसको लेना अच्छे अनाउंसमेंट भी है जाए, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसको भी लेना है ना, वो ऑप्शनल क्लास अटेंड करे, 2 दिन 3 दिन करे, उसके बाद आपको समझ आने लगेगा कि हाँ टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, सब्जेक्ट के साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, ठीक है ना, वो आप कर सकते हो। तो उसके लिए ना पहले 2-3 प्यारे सब्जेक्ट मुझे बताइएगा जो अच्छे लग रहे, देन विल गो फॉर इट। वैसे ऑप्शनल कैसे चूज करना है उसका एक अलग से क्लास भी ले सकते हैं, बट आज के सेशन में तो अपन नहीं कर पाएंगे उसको। हाँ जैसे मैंने ऑप्शनल था, हाँ मेरा तो ऑप्शनल सेलेक्टेड है, हाँ बट एक क्वेश्चन अभी आया दिमाग में कि जैसे आपने बोला ओवरलैपिंग हाँ जीएस के साथ, हम्म, तो मेरा सब्जेक्ट कंप्लीटली डिफरेंट हाँ बिल्कुल, इट विल इम्पैक्ट सर। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले मैंने बहुत रिसर्च, मैंने देखा कि लास्ट ईयर कितने लिया, मतलब 5 साल का डिफरेंस, मैंने वहाँ पे देखा कि 25, 50, 30, 35, 50 से ज़्यादा लोगों ने लिया ही नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ और इसका सक्सेस रेशियो 3%। ओके, तो अब मेरा इंटरेस्ट भी हो सकता है, गो फॉर इट। कोई भी टॉपिक हो, जैसे आप कुछ भी बोलिए, करंट अफेयर एंड इनसाइट, करंट अफेयर एंड फेस, करंट अफेयर एंड कुछ भी, मतलब लाइक अगर ये टॉपिक है करंट अफेयर, फिर 6-7 डायमेंशन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन होगा, एमपीएस होगा, इससे ज्यादा बाहर का आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो गो फॉर इट, गो फॉर इट। इससे बाहर ही नहीं आएगा। देखो क्या है, कनिष्क कटारिया जब मैथ्स में ना ऑप्शनल लिए थे ना, उससे पहले मैथ्स से कोई सिलेक्टेड ही नहीं होता था, बट उनको एक गट फीलिंग था कि वो कर लेंगे करके, तो वैसे ही है जूलॉजी, अगर आपको लगता है यू कैन डू, गो फॉर इट। ओवरलैपिंग का रीजन क्या होता होगा बताओ तो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शनल का जीएस के साथ, एग्जैक्टली आप ऑलरेडी टाइम दिए 2 साल 4 साल, तो फिर क्या है। हाँ 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 ज्यादा, हाँ देखो अगेन क्या है ना, जब आप कोई ऑप्शनल चूज करते हो जिसका ऑलरेडी आपको उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहा है, टाइम टेस्टेड रहा है, जैसे आपने बीए इन इकोनॉमिक्स पास्ट में इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट रहा, या स्कूल में भी आपने इकोनॉमिक्स को लिया है, और सी द क्वेश्चन पेपर, सी द सिलेबस, ये 4 चीजों को देखने के बाद गो फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शन। वैसे देखो ये सिलेक्शन रेशियो एक क्राइटेरिया होता है, बट अपने स्किल को मैच करना भी जरूरी है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको हमारे समय में 2 ऑप्शन होता था, है ना, मैंने ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी लिया था। ज्योग्राफी में मैं ज्यादा स्किल था, साइकोलॉजी मुझे ज्यादा पसंद था, है ना, बता रहा हूँ, और मैं ज्यादा बेटर कर पा रहा था साइकोलॉजी में क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद था, जबकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड आईआईटी वाला हूँ, मेरे को कहाँ साइकोलॉजी में पढ़ रहा था, पर मैं उसमें ज्यादा बेटर कर पा रहा था। गेटिंग इट। इसलिए क्या है, आपका अगर हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर देखो, उसका सिलेबस देखो, अगर आपको लगता है कि यू कैन डू, और पास्ट में आपने ऐसा किया है तो करो। आधा पढ़ने के बाद जाना ही नहीं वापस, नहीं जाना है, नहीं नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा। आधा पढ़ने के बाद वापस ही नहीं जाना है, 1 महीने मैक्सिमम पढ़ाई होने के बाद ना उसका वापस जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। गो फॉर सोशियोलॉजी, अगर सोशियोलॉजी आपका है, किसका क्या है, सोशियोलॉजी है ना, तो ठीक है, सोशियोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स, सब जगह ऐसे वगैरह सब में है सोशियोलॉजी। नहीं ठीक है, आप बैठना फिर से ठीक है, ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट?